तो सभी बच्चों को मैं बता दूं 9th-10th में आप लोगों ने जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी थी उसमें आप लोगों ने जो इजी वाला पार्ट है, 9th इज ऑब्वियसली लिटिल बिट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू 10th क्लास। 10th क्लास इज इजी फॉर श्योर। आपने यहाँ पे मेडिकल के बच्चे बैठे होंगे, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो दूसरे बच्चों को ऐसे ना करें कि भाई मुझे तो आता है, मुझे तो केमिस्ट्री आती है, ये वाला काम ना करें, क्योंकि ये जो दूसरे बैठे हुए ना, ये लोग आर्ट्स के बादशाह हैं, इनको हिस्ट्री ज्योग्राफी में इनका हाथ नहीं पढ़ सकते, तुम भूल जाओ। तो इसीलिए साइंस वाले जो ज्यादा भाव मत खाना। और सीरियसली अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन वालों हेलो। तो आज हम लोग बायो वाला पार्ट से स्टार्ट करेंगे। बायो में आप लोगों ने क्या पढ़ना है? सबसे पहले इसमें हम लोगों का जितना न्यूट्रिशन, डाइजेशन, लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लाइफ प्रोसेसेस के बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज आपके हार्मोन्स। फिर इसके बाद डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स, जैसे कि अलग अलग ये पेड़ पौधे पक्षी, ये इनके कैटेगरीज, इन पर आने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इतना कुछ आप कवर कर चुके होंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सेफली उसे कवर अप कर लोगे। दो बातों का ध्यान रखना। नंबर 1, क्लास में च्युइंगम कोई नहीं चबाएगा। अभी आज पहला दिन चलेगा, ठीक है? ये नहीं कि आप ऐसे करके बैठोगे, ये काम मेरे बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी चीज, आप लोग में से कोई भी पर्सन, जो भी आपने खाना है पीना है, जो जंगल पानी करना है, वो मेरे क्लास से पहले हो जाना चाहिए। और तीसरी चीज ये कि पंक्चुअल रहो। चौथी चीज ये कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, जो कि आपको पूछना है, ऐसे शर्मीले बन के नहीं बैठे रहना है, आपको पूछना है, मुझे रोकना है कि मैम कुछ पूछना है, तो आप लोगों ने बिल्कुल जेंटलमैन, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े हो, छोटे छोटे बच्चे तो हो नहीं, तो आपने अपना हैंड रेज करना है और मैं आपका हाथ देख लूं, बस इतना को हैंड रेज कर देना। हैंड रेज नीचे करो, फिर मैं अपना जैसी लाइन मेरी खत्म होगी फिर मैं आपको आपका क्वेश्चन को कैटर करूंगी। कि बहुत अच्छा, मतलब चीजें आपने ना अपने आप को अभी से अफसर समझ के चलो आप, ठीक है जी? और बस ठीक है, आपने कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं अपना चालू करूं ड्रामा। अब सबसे पहले बायोलॉजी वाला जो पार्ट है, बायो वाले पार्ट में सबसे पहले हमने क्या कवर अप करना है, दैट इज योर लाइफ प्रोसेसेस। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अच्छी है, लेकिन इससे स्टार्ट करने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि आपके साथ मेरी दोस्ती हो जाए। अब बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे एक तो के थोड़ा सा आपका ध्यान इधर उधर भी हो गया ना, थोड़ा सा कुछ और सोचने लग गए, तो आप वापस आ जाओगे जल्दी से। लेकिन अगर मैंने अभी केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी या फिजिक्स स्टार्ट कर दी और आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो आपको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि पहला दिन है, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं, 90%, 90 भी नहीं, कम से कम 95% बच्चे यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो मुझे नहीं जानते। तो वो लोग आज पहले दिन तो सिर्फ मुझे देखेंगे, अच्छा ऐसे बोल रही है, ऐसे है, ऐसे है, तो ये सब चीजें सोच रहे हैं मन में। ठीक है, तो उनके साथ एक बार थोड़ी तालमेल बैठ जाए अपना, फिर आप लोग अच्छी तरह पूछ पाओगे। और पूछना जरूर है, मैं बार बार कह रही हूँ, अटेंटिव रहना है, ध्यान रखना है, फोन नहीं चलाना है, सोना बाबू से बात नहीं करनी है, मैसेज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। समझ आ गई आपको? मैंने पकड़ लिया तो पूरी हिस्ट्री खुलवाऊंगी, वो भी क्रोम की। अब ध्यान देखना, सबसे पहले बात करेंगे हम लाइव प्रोसेस की। कैसे हजरत, सबको पता है क्या बात करी मैंने। ऐसे थोड़ी यूपीएससी पेपर देने पहुंचे हो तुम यहाँ पे। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब मैं मुंबई से हूँ बेसिकली, मेरी शादी यहाँ पे हो गई अनफॉर्चुनेटली 2005 में। जीवन भर यही सोचा कि चलो साइंस ले लिया था, मेडिकल ले ली थी, कि मैथ्स नहीं आती थी। मसा 10th में वाहिगुरु क्या गया अरदास कर करके पास हुई, 33 मार्क्स आ गए और अलग ही ढोल बजवाया हमने, 33 आ गए। और फिर जो मेरा सोना बाबू था वो घर वालों को पसंद नहीं था, तो फिर पापा को जो सोना बाबू पसंद था उससे मेरी शादी हो गई। बाद में पता चला कि जिससे मेरी शादी हुई वो मैथ्स का टीचर निकला। तो अब मैथ्स के टीचर की वाइफ हूं मैं, जो कि वो अपने मैथ्स में उलझे हुए, अपने साइंस में उलझे हुए हैं। आपको ये बताने का मेरा मकसद ये है, एक आपको ये पता चले कि आपको पढ़ाने वाला पर्सन सिर्फ देखने में छोटा है, ठीक है ना? ऐसे नहीं है कि मुझे कोई नॉलेज वॉलेज नहीं है, अभी आपको पता लग जाएगा। बच्चे यूजुअली बात, मैम को क्या पता है, मैम कह रहे 26 साल का, इसमें छोड़ते तो लगते हैं मैम ये वो। तो ये बिल्कुल अपीयरेंसेस में मत जाना, एआई है, एआई, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहले वाला पार्ट जो हम लोगों ने कवर अप करना है वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन पार्ट आप सबने किया होगा। आप लोग एक जरूरी काम, आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, आपके ग्रुप में आ जाएगा, मैं ही भेज दूंगी। लेकिन यहां पर जो मैं लिख रही हूं वो आप अपने लेवल पे साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें वो उठा सकते हो। आपको जो बुकलेट्स मिले उसमें सब कुछ है, उसमें जरूरत से ज्यादा ही होगा। जितना मैंने करवाया है ये मिनिमम आपने करना है, इससे ज्यादा करना है वो आपका बर्तन है, जितना मर्जी भरो, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। आपको दिख रहा है ना बोर्ड? आप पुराने स्टूडेंट हो ना, आपको कह रही हूं मैं।
आप न्यू, मैंने आपको कहीं देखा है? हाँ तो नहीं देखा मैं, ये बात अगर किसी लड़की ने बोला तो पता, अच्छा मैंने भी देखा है जी। अच्छा, तो न्यूट्रिशन में स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रो। न्यूट्रिशन का मतलब होता है द मोड ऑफ टेकिंग इन फूड। ऑनलाइन वालों का कोई सवाल तो नहीं है? हाथ ही जोड़ रहे हैं। थैंक यू जी हिना जी। बात कर रहे हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन की। द मोड ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मोड, यहां पर मोड का मतलब है वाइब्रेशन रिंगिंग मोड नहीं, यहां पर मोड का मतलब है कि आप खाना कैसे खाते हो। मुंह से खाते हैं और कैसे खाते हैं, चबा के खाते हैं, और ये बात नहीं हो रही है। बात हो रही है अमीबा, जिसका नाम सबने सुना हुआ है, सबको पता है अमीबा एक सिंगल सेल है। अमीबा गंदे पानी में आपको मिलता है। अमीबा बॉडी में चला जाए तो लूज मोशन हो जाती है। अमीबा बॉडी में जाने का एक ही रास्ता है, वो है आपके ये चाट पकौड़े मोमो शोमो रेडी वाले, ठीक है ना। ये सभी के रास्ते से अमीबा बॉडी में घुस जाता है, और अमीबा हमारी ही बॉडी के न्यूट्रिशन को यूज कर लेता है और अंदर ही डिवाइड करता है। तो अमीबा के बीच में, अमीबा और मेरे में क्या फर्क है कि वो आपको नहीं पढ़ा रहा है, ये नहीं। अमीबा एक सेल है और मैं मल्टी सेलुलर हूं। मेरी एक उंगली में करोड़ों सेल्स है, करोड़ों। एक अमीबा एक ही सेल है, तो जब जो चीज एक ही सेल है वो दिखेगा कहां से? दिखेगा कहां से? जो चीज दिख ही नहीं रही है उसका क्या माउथ होगा, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, क्या उसकी डिटेलिंग होगी? और फिर इतनी आसान सी चीज कितने आराम से फूड को अपने अंदर लेकर फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करेगी और बाकी वेस्ट को बाहर फेंक देगी। ये अमीबा की न्यूट्रिशन है ना। तो जब अमीबा एक सेल है जो दिखता भी नहीं और न्यूट्रिशन को कितनी आसानी से एनगल्फ कर लेता है, यहीं से वेस्ट बाहर फेंक देता है, फटाफट डिवाइड करता है, हम थोड़ी ऐसे हैं। हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग सबसे पहले फूड को च्यू करते हैं, उसके बाद वो फूड सलाइवा में मिक्स होकर स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में जाने के बाद 3-4 घंटे की डाइजेशन चलती है, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाके अब्जॉर्प्शन होती है, उसके बाद अब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, मतलब सारा खाना जो आपने खाया है, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होकर बॉडी के सिर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक पहुंचता है, फिर कहीं जाके वेस्ट इजेशन के रास्ते बाहर आता है। इसका मतलब जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको एक नाम दिया गया, अभी बताऊंगी, ठीक है। वो एक कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एक सिंपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये हमारी तरह खाने को चबाएगा नहीं, इसके दांत नहीं है, इसका पेट नहीं है, इसका सलाइवा नहीं है, इसका एनस नहीं है। तो ये बॉडी में न्यूट्रिशन को किस तरह से कवर अप करेगा उसकी हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है। बेटा आपको नजर आ रहा है बहुत ठीक से? लग रहा है ना गड़बड़ आज? ये हमारे अमिताभ बच्चन जी बैठे हैं बीच में एक, आप ऐसे आप इनसाइड आ सकते हो, हैं? परमात्मा ने इतनी अच्छी हाइट दी आपको, क्या बात है। अच्छा इतनी छोटी सी साथ में बैठी हुई, वेरी नाइस। क्या नाम है जी आपका? अंकुश। आप बुरा मत मानना, हाँ मैं वैसे आप, गॉड ने आपको हाइट ऐसे दी। आपको पता है एवोल्यूशन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारी असली हाइट 6 फुट के लोगों को तो गिट्ठा बोलते थे उस जमाने में, तो मेरे जैसे को पता नहीं क्या बोलेंगे। आप बिलीव करोगे 6 फीट वाले जितने भी थे वो उस जमाने में जब अर्ली मैन होता था ना, तो ये बोने हैं, छोटे छोटे माने जाते थे इनको। और ये अभी देखो, ठीक है ना, ये भी एवोल्यूशन है। अब आपको दिख रहा है बहुत ठीक से, तो आप बोलते क्यों नहीं? मैं पता करूंगी कि आपको दिख नहीं रहा है। यहां से मैंने देख लिया आप ये क्या कर रहे थे, ये भी मैं ही ध्यान रखूंगा छोटे बच्चों की तरह। अच्छा अब आगे देखो ध्यान से। तो अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, न्यूट्रिशन का मतलब है मोड ऑफ टेकिंग इन फूड। मोड ऑफ टेकिंग इन फूड, खाना लेने का तरीका, टेकिंग इन फूड, ये हो गया आपका न्यूट्रिशन का डेफिनेशन, जो कि कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसके टाइप्स और एग्जांपल्स पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन का हम लोग जो मोड पढ़ने वाले हैं इस वक्त, वो पहला मोड जो हम पढ़ेंगे पैरासिटिक मोड। मैं पहले सारे नाम लिखवा देती हूं, फिर मैं आपको सारे मोड डिटेल में बताऊंगी। दूसरा मोड है सैप्रोजोइक मोड, ठीक है जी, सैप्रोजोइक। तीसरा मोड है आपका होलोजोइक, और आखिरी मोड है आपका कोप्रोजोइक। ये 4 मोड तो आपको फिंगर्स पे पता होने चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है। साइंस के आप हो नहीं हो, मैं फिर कहूंगी जो बच्चे साइंस के नहीं है वो प्लीज टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ मेरी बात सुननी है आपको, यही पर डॉक्टर बना दूंगी मैं। अब अटेंटिव रहना। पैरासिटिक मोड की बात करती हूँ, अगले पेज पे आ रही हूँ मैं, आपने अगर नाम लिख लिए हैं डन। हाँ जी ऑनलाइन वाले, अमृतपाल जी आप मेरी डिटेल लीक मत करो। अमृतपाल जी पिछले लेक्चर का वो सारा मोड यहाँ पे लिख के बैठे हैं ना वही। मोनिका जी आप भी वही हो? वही, अच्छा। श्वेता अग्रवाल जी मिस्ड यू, व्हाई यू मिस्ड मी, यू गो एंड ऑक्यूपाई अ गुड सीट। हाँ जी चलो आगे आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैरासिटिक मोड की।
पैरासिटिक मोड। अटेंटिव रहना, नाम से समझ में आ रहा है पैरासिटिक मोड कितना इजी है। देखो पैरासिटिक मोड एक ऐसा मोड है जिसमें दो लोग होते हैं। एक होता है पैरासाइट जो आपकी बॉडी पे इस तरह से डिपेंड करता है खाने के लिए कि हर हाल में इसका बेनिफिट होगा, और हर हाल में जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा उसका लॉस होगा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द पैरासाइट इज ऑलवेज बेनिफिटेड। ठीक है, हर हाल में इसका फायदा होगा और हर हाल में जो होस्ट है उसका नुकसान होगा। ठीक है, तो पैरासिटिक मोड में क्या आ सकता है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर या ऊपर रह सकती है और आपका नुकसान करेगी? सबसे पहले आ जाती है जुएं। ठीक है जी, 1 महीना मत ना हो तो आपके सिर पे जुएं पड़ जाएंगी। ठीक है, सिर की जुएं हेड लाइस, और बॉडी की जुएं बॉडी लाइस, जो कि आपके प्यूबिक एरिया में, आर्मपिट्स में, जहां जहां पर बाकी हेयर है वहां पे होता है। यूजुअली लोग दाढ़ी मूंछों में थोड़ी होता है जी, उसमें जो बॉडी लाइस होती है वो ब्राउन कलर की होती है। अब इसमें जो सुनने वाली बात यह है कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है जिसमें एक पैरासाइट आपकी बॉडी के तो अंदर रहेगा और खाना खाएगा, या बॉडी के ऊपर रहेगा और खाना खाएगा। ऊपर रहने वाले पैरासाइट्स को एक्टो पैरासाइट्स कहते हैं। तो लगाओ दिमाग, अंदर वालों को क्या कहते हैं? हाँ ठीक है जी, तो अंदर वाले पैरासाइट्स एंडो पैरासाइट्स हैं। ठीक है, ये लिव इन दी बॉडी टू डिराइव नरिशमेंट, ये लिव ऑन दी बॉडी टू डिराइव नरिशमेंट। ठीक है जी, उल्टा नहीं लिख दिया मैंने। ये हो गया एक्टो ऑन और ये एंडो इन। ठीक है जी, जुएं आप खुशी से नहीं पालते, वो आपका नुकसान कर रहे हैं, खून चूस रहे हैं। टेपवर्म्स बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि गंदे खाने से चले जाते हैं। ये यूजुअली ये जो आजकल बरसातों में जो बाहर खाना मिलता है, इसका आपको कुछ नहीं पता पानी का सोर्स। इन्होंने जो गोलगप्पे का पानी है या ये वो जो भैया थोड़ा और डाल दो, वो जो आप लोग शुरू हो जाता है, वो इतना गंदा पानी, यहाँ तक बाल बेड़ी होती है उसने अपनी, और आप वही खा रहे होते हो पता नहीं कैसे। तो इसीलिए मेरे पिछले वाले स्टूडेंट्स ने तो छोड़ दिया होगा अब तक मेरी ये लेक्चर। नहीं छोड़ा है? झूठ बोल रही है, इतना ग्लो आया हुआ है जरा गोलगप्पे खा के। हाँ जी, और मैम तो बोलते रहते गोलगप्पे छको यार चुप करके। तुम लोग ना सुनते नहीं हो। फिर एक चीज अभी तुम लोग को जुबान, ठीक है ना, तुम लोग हजम कर लेते हो, आन दो कीड़े मकोड़े खा लेंगे सब, लेकिन मैं आपको बताऊं ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग ये वाली डाइट से जरा बचो। टेप वर्म्स के बॉडी में घुसने का ही तरीका है। आगे से बचेगा तो यार मैम को कुछ भी बोलते रहते। टेप वर्म दिखा आज तक कभी दिखा तैरता हुआ? आपको मैं बता दूं, आप उसके अंडे खाते हो, टेप वर्म थोड़ी खाते हो आप। टेप वर्म कैसे दिखेगा आपको? आप उसका लार्वा खा जाते हो, अंडे खा जाते हो, उसके प्रेग्नेंट हो जाते हो। इसीलिए मत खाओ, वो सारे बच्चे आपके इंटेस्टाइन में घूम रहे हैं वहां। ठीक है जी, तो ये चीजें नहीं खानी चाहिए। गोलगप्पे लवर्स को बोलने का कोई फायदा नहीं है, उन्होंने कहा हमने खाना है मैम, आप जो मर्जी हो जाए बस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो पैरासाइट है टेप वर्म, ये अंदर जाके अपना काम करता है। चलो सुन लो क्या काम करता है, थोड़ा डराने की कोशिश करती हूँ तुम्हें। ये आपका इंटेस्टाइन है। टेप वर्म की खास बात उसमें मुंह होता है ना, सक्टोरियल होता है, मतलब ये कि वो इंटेस्टाइन के अंदर अपना मुंह धसा लेता है ऐसे, और बाकी टेप वर्म जो है वो पूरा ऐसे लिपट जाता है आपके इंटेस्टाइन के साथ ऐसे। ठीक है जी, डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब आप कहोगे डॉक्टर साहब मेरे पेट में कीड़े हैं, तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है ये लो जहर खा लो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अब कीड़े के साथ तो फिर आप, कीड़ा बाद में जाएगा, पहले आप जाओगे। अब इसके लिए डॉक्टर्स को जब टेपवर्म बहुत बड़े हो जाते हैं तो उन लोगों को इसका सर्जरी करना पड़ता है। ये अपना सिर वहां से छोड़ता नहीं। अगर टेपवर्म को आप काट के निकालते हो तो टेपवर्म रीजनरेशन करता है। रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाऊंगी कि टेपवर्म रीजनरेशन करता है, अपनी बॉडी की पूरी पट्टी दोबारा बना लेता है। वो आप उसके सिर तक अगर काट देते हो उसको, चाहे वो पूरी पट्टी दोबारा बना लेगा। इसीलिए इसका सिर निकालना जरूरी है जो धंसा हुआ है आपके इंटेस्टाइन में, और उसे निकालने के लिए पहले एक एक टेपवर्म को जहर के इंजेक्शन चढ़ते हैं, फिर वो जब मर जाता है अपना सिर छोड़ देता है, तब उसे ऐसे नूडल्स की तरह बाहर निकालते हैं। इसीलिए इन सब चीजों से बचो, आपकी मर्जी है बाकी। ठीक है जी, तो ये टेपवर्म क्या हुआ? एंडो पैरासाइट, अंदर से आपके इंटेस्टाइन से नरिशमेंट उठा रहा है। और जुएं क्या हुई? एक्टो पैरासाइट। ठीक है पाजी, आपको समझ आ रहा है? गोरे वाले पाजी, आपका नाम क्या है? अशमन, बताओ बॉडी के ये तो अंदर रहने वाला था, ऊपर रहने वाले जुओं के अलावा और कौन सी चीज है जो ऊपर से आपका खून चूसती है मुझे छोड़ के? बताओ। अरे मच्छर। कहां से आए हो आप? मच्छर नहीं है वहां जिस कंट्री में आप रहते हो? हाँ जी, मच्छर आपका ब्लड सक कर रहे हैं ना, कर रहे हैं मतलब करते हैं कि नहीं? ठीक है, तो वो हो गया, लेकिन वो ऑब्लिगेटरी, वो आपकी बॉडी पे रहता नहीं है, वो सिर्फ आएगा लंच डिनर करेगा और चला जाएगा। ठीक है जी, ये क्लियर है सभी को? इसके अलावा बेड बग्स। बेड बग्स कौन से होते हैं? खटमल, मतलब आपके वो बिस्तरे चादर
जो कभी बदले ही नहीं आपने, वो हड़प्पा और मोहनजोदारो के टाइम पे बिछे हुए हैं। आप लोग जहां पर भी अपने ये पीजी वीजी में जो लोग रहते हैं भाई, अपना ख्याल रखो। ये चंडीगढ़ ना ऐसे बाहर से चौक वौक सुंदर है, अंदर पीजी में घुस के देखो गंद पे हुआ है। अपनी चादर खुद लेके आओ, अपना पिल्लो कवर सब साफ सुथरे में रहो, ऐसे ना पैसे दे जाओ इन लोगों को। ध्यान रखना इस चीज का। तो जो बिस्तरे गद्दे पुराने, अगर गद्दे पुराने चेंज कराओ ओनर को बोल के, ठीक है जी, क्योंकि पुराने गद्दों के अंदर खटमल है, मतलब कि बेड बग्स होते हैं मैट्रेसेस में। और जब आप सोते हो तो जैसे उन्हें पता चलता है कोई वार्म चीज ऊपर आ गई है, वो उसी टाइम भागकर बाहर निकल आते हैं और आपको रात को सोने नहीं देते। तो खटमल भी बहुत जोर से काटते हैं, होते वो जुओं की तरह ही है। ठीक है जी, तो वो कौन से पैरासाइट हुए? अगेन एक्टोपैरासाइट। ठीक है, अमीबा को पैरासाइट में इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, बहुत छोटा, ये तो प्रॉपर कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है जी। लीच सबने सुना हुआ, जोंक, जो कि कैटल गाय भैंसों को लग जाता है। आपने देखा होगा कि पिंडों में जब आप गाय वगैरह इस तरह निकाल देते हो कहीं घास फूस में, तो इनके लेग्स को चिपका रहता है। लीच हमें भी चिपक सकता है। ठीक है, एनालिडा कैटेगरी को बिलोंग करने वाला लीच एक जबरदस्त एक्टोपैरासाइट है। और ये जो पुराने जमाने में जो अभी सतलुज मूवी अभी आप लोगों ने सबने देखी ली होगी जहां तक मुझे लगता है, उस टाइम पर जो पुलिस वाले परेशान करते थे ना, तो वो गले में ना यहाँ लीच लगा देते थे लोगों के, और वो हाथ बांधे होते थे आप लीच से, यू कांट गेट रिड ऑफ इट। तो वो यहाँ, मुझे ना कोई बैन कर देना भाई, मैं खाली पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे ना वो लगा देते थे लीच, और वो लीच उनका खून चूसते रहते थे, और देखते देखते वो मर जाते थे लोग। अब यहाँ पर तो किसी का भी दोष नहीं। अब लीच कब आके रात को सो रहा था, कहीं से लीच आया चिपक गया, कोई उसकी वो नहीं करता था, मतलब क्या बोलते हैं, जानकारी नहीं निकालता था, इन्फॉर्मेशन नहीं निकालता था, कैसे हुआ क्या ये वो। अब कीड़े ने काट के मारा तो उसमें अच्छे वाले लोग बीच में से स्लिप हो जाए। तो काफी चीजें मूवी में नहीं दिखाई हुई है, लेकिन ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से भी लीच जो है वो ब्लड सक करता है। उससे भी पुराने जमाने में और पीछे चले जाओ, तो जब सांप या बिच्छू इस तरह कोई चीज काट लेती थी ना, तो उसी जगह पर वो लीच को ऐसे कर देते थे। लीच उसी टाइम पे खून चूसने लग जाता, पूरा पूरा जहर बाहर आ जाता था, ऐसे होता था। मतलब इसके अच्छे यूजेस भी थे। ठीक है जी। वैसे लीच एक पैरासाइट है क्योंकि खून चूसता है। अगर खून में जहर है तो जहर आपको ना चढ़े, इसलिए चलो लीच को चढ़ जाए, इसलिए लोग कई सारे लीच उस जगह पे पुराने टाइम पे आयुर्वेदिक लोग लगाते थे कि इसका जो सांप का जहर है वो इसका निकल जाएगा, बंदा बच जाएगा। तो लीच भी एक्टोपैरासाइट हुआ। ये सारे एक्टोपैरासाइट्स में, एंडोपैरासाइट्स में टेपवर्म आ गया, पिनवर्म्स आ गए। हाँ जी, वो एक्चुअली मेरे मुंह से निकल गया, मैं भूल गई कि मैं नीट के बैच को नहीं पढ़ा रही हूँ। एक्चुअली मैं आई टीच मेडिकल बैचेस ना, बीएससी नर्सिंग +1 +2 नीट, और ये जो पीजे और 32 वाले जो नर्सेज हैं या जितने भी ये डॉक्टर्स हैं, एम्स के जो बच्चे हैं, नीट के जो है, हम वही है जिनके पेपर लीक होते रहते हैं। तो मैं भूल गई कि आप लोग बैठे हो, मुंह से निकल गया। मैं कैटेगरी बता रही थी, एनालिडा कैटेगरी। लेकिन आपको मैं बताऊंगी, डाइवर्सिटी चैप्टर का सिलेबस में इस बार मैं देख कर आई हूँ। पिछली बार उन्होंने निकाल दिया था, इस बार सिविल सर्विसेज में डाइवर्सिटी चैप्टर डाला है। तो एनालिडा एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें लीच और रिंग वाले जितने कीड़े हैं, चाहे अर्थवर्म है, लीच है, ठीक है, फेरेटिमा, ये सारे उसमें आ जाते हैं। जिनकी बॉडी पे लाइनें बनी होती है ना, उन्हें एनालिड्स में लेते हैं। ये डाइवर्सिटी में मैं कराऊंगी, ठीक है, मैं करा दूंगी एक बारी अपनी तसल्ली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब पैडी आपने देखा होगा, जब वो उसको उखाड़ के वो करते हैं ट्रांसप्लांट एक जगह से दूसरे जगह पे, तो पैडी को पानी बहुत चाहिए, तो आपने देखा होगा कि उस टाइम भी लीच जो है वो कई लोगों के पैरों को चिपक जाता है। ये बड़ा पंगा है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। थिंग्स आर नॉट इजी। ये हैट्स ऑफ है भाई हमारे हरियाणा पंजाब के, वीट ग्रैनरी है हरियाणा पंजाब इंडिया का, तो इनको हैट्स ऑफ है। इनकी लाइफ इतनी टफ है ना, जो आप खाना खाते हो वो इतनी आसानी से आपके प्लेट पे नहीं पहुंचा, जिसकी आप बेकदरी करते हो। तो आप देखो इन जानवरों से और ये पेस्ट से और रोडेंट से, स्नेक से बच बच के ये लोग ये अनाज उगाते हैं। इट्स नॉट वेरी इजी। जिसको हम लोग क्लासरूम में एसी में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप सोच के देखो कि सचमुच में जब वो अपने पैडी का या कोई भी वो क्रॉप लगाते हैं, मेज वगैरह, तो उस टाइम भी लीच निकल आते हैं और पकड़ लेते हैं, और फिर इट इज नॉट वेरी इजी, इट्स वेरी पेनफुल प्रोसेस उनको खींच के निकालना, क्योंकि अपना माउथ उनका पूरा अंदर चला जाता है। तो ये सब चीजें हैं, बड़ा बच के रहना पड़ता है इन कीड़े मकोड़ों से भी। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? ऑनलाइन वालों ने कुछ पूछना है? लीच विल बी कंसिडर्ड एज अ पैरासाइट। यस इट इज। अमृतपाल पैरासाइट है। लाइकेंस एंड एक्टोपैरासाइट, लाइकेंस पे अभी नैंसी अभी नहीं बात करेंगे, डाइवर्सिटी में बात करेंगे। कोप्रोजोइक पे अभी हम आएंगे थोड़ी देर में। गोलगप्पे छोड़ दिए, मैं तो खाती नहीं हूँ, आप खाओ, मैं तो खाती नहीं गोलगप्पे। अच्छा आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने क्या लिखा? कोप्रोजोइक लिखा।
सैप्रोजोइक, सैप्रोजोइक, ठीक है, सैप्रोजोइक सैप्रोफिटिक दोनों में आप ध्यान देना, सैप्रोजोइक, ठीक है जी, और सैप्रोफिटिक। आपको ना सारा स्टडी मटेरियल लिखा हुआ, जो कुछ भी मैं बकबक कर रही हूँ सारा आपको टाइप किया हुआ मिल जाएगा, बेफिक्र रहना, सिर्फ पढ़कर आना है और एमसीक्यू देना है अपने, ठीक है जी। सैप्रोजोइक सैप्रोफिटिक दोनों में फर्क देखो। साइंस में फाइटा वर्ड कहीं पर भी आ जाए, PHYTA, तो इसका मतलब प्लांट है, प्लांट है, प्लांट है। जोइक वर्ड या जुआ वर्ड कहीं पर भी आ जाए, या जुओ वर्ड आ जाए, जुआ आ जाए, ठीक है, जोइक आ जाए, इसका मतलब एनिमल है, एनिमल है, एनिमल है। जुओलॉजी, लॉजी से खत्म होने वाले जितने भी शब्द हैं उनको कहते हैं स्टडी, ठीक है जी, ठीक है जी। आपका क्या नाम है? शिवानी। शिवानी एक बात बताओ, किसी बंदे को कार्डियक प्रॉब्लम है तो उसको कहां प्रॉब्लम है? बीच में बोलने वाला बाहर जाएगा। कोई बंदा कहता है मुझे कार्डियक प्रॉब्लम आ गई है, कहां प्रॉब्लम है उसको? सिर में? सोचो, 9-10 तो पढ़े हुए हो आप बताओ। हार्ट में? तो दिल की बात नहीं जानते तुम जवान लोग। कार्डियक का मतलब है हार्ट में प्रॉब्लम, ठीक है। और किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ जाए तो आप बताओ, गैस्ट्रिक मतलब सिलेंडर खत्म हो गया, स्टमक में, समझ गए? तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मतलब स्टमक में। उसी तरह ऑप्टिक, चलो, आईज, नेजल, बक्कल, माउथ, क्या बात है, माउथ, माउथ, ठीक है। नर्वस, ब्रेन, तो न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रेन, हेपेटोलॉजी स्टडी ऑफ लिवर, वेरी गुड, मेडिकल के हो हैं, क्या बात है। हेपेटोलॉजी स्टडी ऑफ लिवर, हिपैटिक वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो इसका मतलब लिवर होता है। कार्डियक कहीं पर भी आ जाए। डेंटल, ये तो सबको पता है, ठीक है, डेंटल टीथ। डर्मल, स्किन, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन, ठीक है। उसी तरह से फाइटोलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी तो बॉटनी भी स्टडी ऑफ प्लांट्स ही है। समझ गए आप? ये सारे वर्ड समझ गए? अब आ गया एक वर्ड सैप्रोजोइक। जोइक मतलब एनिमल, सैप्रो मतलब डेड, मरे हुए जानवरों को खाने वाले दूसरे जानवर, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। डेड चीजों को कौन खाता है बताओ कोई? वल्चर्स, ईगल्स। फंगस डिकम्पोज, आपने बोला है? फंगस किसने? आपने बोला? फंगस इज अ डिकम्पोजर, उसको इसमें नहीं लेंगे हम। डिकम्पोजर क्या होता है? जब हम मर जाते हैं और कोई हमें अटेंड नहीं कर रहा तो वहां पड़े पड़े हमारी बॉडी के अंदर फटाफट जो है फंगल ग्रोथ और बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसीलिए ये जितने भी ओपनिंग्स है, ठीक है ना, कान हो गए, नोज हो गया, ओपनिंग है, खुला जख्म हो गया कोई, तो वहां पे वो कॉटन फैब्स इसलिए फंसा देते हैं क्योंकि जो अंदर डिकम्पोजिशन हो रही है उसकी जो रिलीज होती हुई गंदी वाली गैसेज हैं उसकी स्मेल बाहर जिंदा लोगों को ना आए, इसीलिए वो ऐसे प्लग कर देते हैं सारा। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? आप कैसे हो? पहली बार दे रहे हो पेपर? कहां से हो? हरियाणा से? यहाँ कहाँ रह रहे हो? किसके पास हो? फैमिली आई है पूरी? क्या बात है, सपोर्टिव फैमिली, नाइस। अच्छा लगा आपको देख के। अभी आपने सोचा कि मैं भी पेपर दूंगी, फैमिली सपोर्ट कर रही है ना? हाँ, बता देना, नहीं तो हमें क्या कर लेंगे हम। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। सैप्रोफिटिक में, तो सैप्रो का मतलब हो गया डेड। अब डेड का मतलब मरा हुआ, तो मरे हुए का कौन खाएगा? ईगल्स खाएंगे, वल्चर्स खाएंगे, ठीक है जी। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें दूसरा पर्सन मरा हुआ है, दूसरा जो कीड़ा मकोड़ा जो कुछ भी है, चाहे हमारी बॉडी है, चाहे कोई सब्जी फल पड़ा हुआ है, जो दूसरी चीज है वो डेड है। तो यहां पर जो एक ऑर्गेनिज्म नंबर 2, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। पिछले केस में होस्ट का नुकसान हो रहा था, उसका खून चूसा जा रहा था, उसका फूड लिया जा रहा था, लेकिन इस केस में जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो मरा हुआ है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, खा लो मुझे जो मर्जी, वो वाला काम है। ठीक है जी। तो जो सेकेंड ऑर्गेनिज्म है ये नीदर बेनिफिटेड नॉर लॉस है, और ये बेनिफिटेड है। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नीदर, इसमें कुछ भी जीरो, इसमें नो बेनिफिट नो लॉस। ठीक है, ये ऐसा रिलेशनशिप है दो जानवरों के बीच में जहां पर एक दूसरे को खा रहा है और दूसरा मरा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, तो फाइटिक क्यों लिखा? अगर मरे हुए प्लांट को खाता तो इस कैटेगरी में आ गया, बैक्टीरिया वगैरह, और अगर मरे हुए एनिमल्स को खा रहा है तो इस कैटेगरी में आ गया, जैसे कि ईगल्स, वल्चर्स वगैरह। तो दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्लियर हुआ। इस वक्त हम लोग पहला लेक्चर बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं। आप लोगों के सिविल सर्विसेज का जो पहला लेक्चर है उसमें हमने बायोलॉजी स्टार्ट की है, जिसमें सबसे पहले हमने लाइफ प्रोसेसेस का भी पहला पार्ट न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है। अब तक हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन सुनी, 2 टाइप्स कर ली, और तीसरे में हमारी एंट्री होने लगी है। ठीक है जी। जो तीसरे में एंट्री है वो है आपका होलोजोइक, है ना, होलोजोइक।
अब यहां पर मैंने लिखा होलो, और आपको ये वाला होल लग रहा होगा, लेकिन आपने याद रखना है ये वाला होल है, इस होल से ये वर्ड बना है। तो होल का मतलब ये नहीं कि निकल गए, वो नहीं कहा मैंने। होलो का मतलब यहां पर है कि आपने कॉम्प्लेक्स फूड खाया है, कॉम्प्लेक्स, और आपकी बॉडी ने तामझाम करके उसको सिंपल कर दिया। ठीक है जी, आपका क्या नाम है जी? जसकीरत। ये नाम अभी रिसेंटली कहाँ सुना है मैंने? हाँ देखो, मेरी मेमोरी देखी, बिल्कुल सही। तो ठीक है, और रणवीर जी ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई पर्सन कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा है, कोई चीज पता है आपको जिसमें कार्बोहाइड्रेट है? बताओ एक। रोटी है ना? आपने अगर रोटी खाई तो आपको मालूम है कि आपकी बॉडी में उसको टूट के क्या बनना है? बुरकियां। ये नहीं कहना है आपने। रोटी खाते हो, बॉडी में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। कार्बोहाइड्रेट्स विल स्प्लिट इनटू ग्लूकोज। दैट मींस कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्प्लेक्स फूड एंड इट विल गेट स्प्लिट इनटू सिंपलर वन, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है जी। सिमिलरली अगर आप फैट्स खाते हो, फैट्स, घी, समोसे, चर्बी, मीट, ये सब चीजें अगर आप खाते हो तो आपकी बॉडी में वो टूटकर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बनेगा। अभी लिखना मत, मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, आप सिर्फ मेरी बात पे ध्यान दो। और तीसरी चीज जो आप खाते हो वो है प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जब बॉडी में टूटेगा तो बन जाएगा अमीनो एसिड। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। तो अमीनो एसिड या अमीनो एसिड एक ही बात है। प्रोटीन विल ब्रेक टू फॉर्म अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स विल ब्रेक टू फॉर्म ग्लूकोज, एंड फैट्स विल ब्रेक टू फॉर्म दो चीजें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। 99% सिविल सर्विसेज वाले बच्चों को ये बात नहीं याद रहती कि फैट्स ब्रेक टू फॉर्म फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बोथ। यूजुअली पेपर में पूछ लेते हैं कि फैट्स ब्रेक टू फॉर्म फैटी एसिड विच इज द अदर कंपोनेंट, और वो आपको एमसीक्यू में पूछ लेते हैं और आप फंस जाते हो कि दूसरा कंपोनेंट कौन सा था। आधे तो मुझे गालियां देते कि मैंने बताया नहीं होगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि फैट्स टूटकर दो चीजें बनती हैं, एक फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, दो चीजें। मैं भी लिखूंगी बोर्ड पे। ठीक है जी। तो क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स खाते हैं और हमारी बॉडी टाइम लगाकर उसे छोटा 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 तोड़ती है, इसीलिए हम किस कैटेगरी में आए? होलो। हम का मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, कैट्स, डॉग्स, बफलोज, ये सब भी उसी में आए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीजें खाते हैं, इनका पूरा सिस्टम चलता है और फिर कहीं जाके पोटी करते हैं। समझ आई आपको? तो पूरे सिस्टम के अंदर से फूड रोटेट कर रहा है, एक एक चीज टूट रही है, एक एक चीज, ये क्या काम की है कि नहीं, इसको फेंको, ये क्या खाया है इसने, एक एक चीज अलग हो रही है। समझ गए आप? तो उसी तरह से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स फूड को अब्सॉर्ब करने को कहते हैं, और वो हम उसमें आ जाते हैं। बेटा जो लास्ट में बच्चे बैठे हैं, समझ आ रहा है? मेरा ध्यान पीछे तक भी होता है, आपको समझ आ रहा है सारा? इतनी दूर क्यों बैठे हो? नहीं, वैसे ही पूछा मैंने, वैसे मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। आपको आवाज ठीक आ रही है ना? और पीछे जो गर्ल बैठी है इसलिए तो नहीं बैठे? अच्छा, मैं अपने मजाक के लिए सॉरी बोल दूं, मेरे ब्लड में, मेरे से रहा नहीं जाता, मैं क्या करूं। मैं मुझे बीच में इसलिए ऐसे करना पड़ता है ताकि बच्चे जागते रहें। कई बार बच्चे ऐसे चले जाते हैं, ब्लिंक भी नहीं करते हैं, तो मुझे ये टेंशन होती है, सुन भी रहे ना, मुझे फिर बहुत गुस्सा आता है कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे थे, हम गला फाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बीच में गल बात करती हूँ। माइंड तो नहीं किया ना आपने? करना भी मत, मैम तुम्हारी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नहीं देखो, बच्चे तो हम लोग बहुत बड़े बड़े हो, मैं, मुझे कभी कभी इतना डर लगता है। छोटे बच्चों को पढ़ा तो कम कम मूछे वाले +2 वाले वो पढ़ते हैं, वो अलग चीज है। यूपीएससी को पढ़ाते हुए इतने साल हो गए हैं, शर्म तो अब आती नहीं मुझे, पहले बहुत आती थी। ये इतने बड़े, कई मैरिड लोग बैठे हैं, कई रिटायर्ड बैठे हैं, कई कोई बैठा कोई बैठा। एक बार तो मेरे साथ जो हुआ ऑनलाइन में, कोई कई साल पहले की बात है, मैं सबको बेटा बेटा बच्चे लोग ऐसे ऐसे कर रही हूँ, और आगे से ना कोई बहुत ओल्ड लेडी थी, मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक कि वो क्यों क्लास लगा रही। तो मैं, वो उनका ये आया, मैसेज आया कि बेटा मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो मैंने सोचा कितने की बड़ी होंगी, मैं 49 की हूँ, मुझसे थोड़ी बड़ी होंगी। तो आगे से बेटा मैं 56 की हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो मैंने कहा अच्छा नमस्ते आंटी, आप क्यों बैठे हो क्लास में? ये वो। तो एक बात याद रखना, देखो तुम लोग यहाँ पे अफसर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो मर्जी एमएनसी में लगे हो, चाहे तुम अंबानी के पड़ोसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप किसी से पढ़ रहे हो, वो आपका टीचर है। अगर आपने एक चींटी को चीनी खींचते हुए देखा है और आपने देखा है मेहनती है, मैं भी करूंगा, तो वो चींटी आपकी टीचर है। समझ आई आपको? जब आप किसी भी चीज से कुछ सीखते हो तो वो आपका टीचर है, और टीचर के मजाक को थोड़ा ना लाइटली लेना, ठीक है? सीरियसली मत लेना, पता चले कंप्लेंट कर दो जाके, मैम तो मजाक बहुत करते हैं मेरे साथ। ठीक है? क्या नाम है आपका? मयूर, बहुत अच्छे हो आप। नहीं मयूर मुझे पता है, मोर आपका ही सीजन है आजकल। अच्छा, अब जरा ध्यान देना सभी बच्चे।
तो अब बात हो रही होलोजोइक की, तो मैं होलोजोइक हूं, आप होलोजोइक हो। फ्रॉग क्या है? मेंढक, बताओ जरा, देखो तुम्हें पता है कि नहीं। अब सब सोच रहे फ्रॉग खाता क्या है ना। अरे मक्खियां खाता है, मच्छर खाता है, और क्या खाता है वो? स्टिकी टंग। तो तुमको 6th 7th की भी साइंस नहीं आती? तो फिर होलोजोइक हुआ। इंसेक्ट को डिजेस्ट करना है, प्रॉपर डिजेस्टिव सिस्टम है, उसने पॉटी भी करनी है, जिसके पूरे पूरे सिस्टम बने, माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट। अगर माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हैं तो 100% बॉडी होलोजोइक होगी, कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, ये याद रहेगा सभी को। आगे बढ़ते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब मैं यहां लिख रही हूं कि इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स कॉम्प्लेक्स फूड। अब यहां पर कॉम्प्लेक्स का मतलब है एक ऐसा फूड जिसे अगर तोड़ा जाए तो वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक इनटू ग्लूकोज, फैट्स ब्रेक इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, and last one is proteins that break into amino acids। ठीक है, मतलब एक ही चीज है जो दो चीजों में टूटेगी, वो है फैट्स। आप काले चने खाओ, चिट्टे चने खाओ, आप खाओ अपना राजमा, सोया, ये सब प्रोटीन है। पनीर, टोफू, ये सब सब प्रोटीन में आएंगे, सब अमीनो एसिड बनाएंगे। याद रखना, प्रोटीन एनर्जी नहीं देता, नहीं देता। अगर आप में से कोई प्रोटीन गिव अस एनर्जी, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता साइंस में। प्रोटीन सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है। ये आपके हेयर, नेल्स, स्किन, बॉडी के अंदर लगातार डैमेज होने वाले जो सेल्स हैं उनको रिप्लेस करता है। बॉडी जब रात को आप सो जाते हो ना, तो बॉडी उस वक्त रेनोवेशन पे चली जाती है। अरुण कुमार, लिपिड्स और फैट सेम ही चीज है, एक ही चीज है, एक ही चीज है। ठीक है, वो लिपिड्स और फैट्स एक ही चीज है भाई, एक ही चीज है। ठीक है जी। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक, जब रात को आप सो जाते हो ना, तो आपकी बॉडी के अंदर, अब आप तभी कहते हैं रात की दवाइयां सबसे ज्यादा जल्दी असर करती हैं। आपने रात को जो खाया वो सबसे अच्छा अब्जॉर्ब होता है। ठीक है ना, तो रात की डाइट आपकी बड़ी केयरफुली सिलेक्टेड होनी चाहिए। कुछ भी खा के सो जाओ, ये कौन सी सब्जी है, मैं मैगी खा लेता हूँ, ये वाला काम नहीं करना है। ठीक है ना, नरिशिंग चीज खाओ, क्योंकि आपने जो कुछ भी रात को खाया ना, वो आपकी बॉडी, रात को वैसे शाम को खाना चाहिए, रात को भी नहीं खाना चाहिए, वो आपकी बॉडी अच्छा अब्जॉर्ब कर लेती है। तो जितने भी हमारे ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जैसे कि अब आप खाना खाते हो, कई बार आपने बहुत पेट ठूस लिया होता है ना। जैसे कि कब पेट ठूसते हो, जैसे आप शादी में चले गए, ठीक है ना, तो वहां पर आप ससीगल करके बैठ गए, अब आपको ये खाओ 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 खाओ, सुबह से मम्मी ने भूखा रखा है कि शाम को हमने शगन देना है, सारे जने अच्छी तरह खा के आना, तो वो वाला काम है। तो आप ज्यादा खा रहे हो, आने दो, ये क्या है भैया, ये तो ऐसा ही है, चलो भाई, उसका पर्दा उठाया, कुर्सी का नीचे रख दिया, यही चलता रहता है। इतना खाने के बाद फिर आप लोग खाना भी खाते हो। आपको मालूम है आपकी बॉडी की कितनी वाट लग रही है? मतलब वाट लग रही है, क्या बोलते हैं नॉर्थ में, बैंड बज रही है, और जो भी हो रही है तुम्हारी। अब वो आप लोगों ने ये क्या बोलते हैं ना कि नहीं करना है, थोड़ा खाओ। शादियों में आपने देखा होगा लोग कैसे खाते हैं, उनको देख, कभी ध्यान से देखना, इतनी ध्यान से मतलब उठ के चला जाएगा वो। आप उनको ध्यान से देखो, उनको देखकर ऐसा लगता है कि इससे पहले लगता है बेचारा ने कभी रोटी नहीं खाई, या ऐसा लगता है कि आज के बाद ये नहीं खाने वाला, आज इस तरह खा रहा है। तो उस वक्त हमारी बॉडी ना कोसती है हमें, इतना सारा वहां पे जो कुछ भी होता है खाने के बाद। फिर आपको मूंगा लालवा भी खाना है, फिर आपने किसी की प्लेट में रसमलाई भी देख ली, फिर अब आपको एक कॉफी बड़ी तगड़ी है, कॉफी भी पीऊंगा मैं, और सब अपना पेट का आपने जो बना रखा है आपको ही पता है। ठीक है ना, ऐसे केस में हमारी बॉडी मिसबिहेव करने लग जाती है, और बॉडी के साथ, सेल्स के साथ इतना टाइट होकर खाना जाता है आगे, तो सेल्स डैमेज हो जाते हैं। लिवर के सेल्स अलग डैमेज होते हैं, पैनक्रियास के अलग डैमेज होते हैं, डायग्राम बनेगा भी थोड़ी देर में। तो इतना सब कुछ होने के बाद आपकी बॉडी को रिप्लेसमेंट चाहिए। कौन से सेल्स खराब हुए, ये वाले तोड़ो, इनको नए बनाओ, नए बनाओ। तो नए कब बनेंगे? जब आपने राजमा खाया है, पनीर खाया है, प्रोटीन खाया, प्रोटीन वाली चीजें खाई हैं। अब जो जिम जाते हैं उन्हें तो बहुत ज्यादा ज्ञान दिया होता है उन लोगों ने, जो साथ में पीटी खड़े होते हैं आपके, ठीक है ना, ज्ञान देने वाले खड़े होते हैं ना आपको जब आप लोग जिम में होते हो, ये आपके लिए अच्छा, ये उनको पता जाता कुछ नहीं है, अच्छी तरह साइंस आनी चाहिए पीटी बनने के लिए। और वो सिर्फ ऐसे अपने डोले चमका के खड़ा हो जाता है, आपको दिखाएगा कि एक दिन तू भी मेरे जैसा हो जाएगा, बस वो खाली एक एडवर्टीजमेंट होती है, जबकि उन्हें पता कुछ नहीं होता। ये प्रोटीन वोटीन के डब्बे खाने के बजाय घर में आपके किचन में बहुत प्रोटीन है, वही खाओ। ठीक है जी, अब आगे बढ़ो।
तो प्रोटीन कभी भी ताकत नहीं देता, प्लीज। ताकत सिर्फ दो ही चीजें देंगी, एक फैट्स और एक कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी। आपको फैट्स कितनी एनर्जी देगा, मैं साइड में यहाँ पे एरो करके लिख देती हूँ। फैट्स आपको 37 किलो जूल एनर्जी प्रति ग्राम देगा, पर ग्राम। किलो जूल मतलब कि 37,000 जूल्स ऑफ एनर्जी पर ग्राम। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये आपको 17 किलो जूल एनर्जी प्रति ग्राम देगा। ठीक है जी। मतलब ये कि रोटी, फुल्का, चपाती, बिस्किट, ब्रेड, दालें, ये सब भी तो कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है। ये आपको एनर्जी देंगे, कम देंगे, लेकिन फैट्स आपको ज्यादा एनर्जी देगी। इसीलिए अगर आपने फैट्स वाला खाना खाया है तो उसे प्लीज रिलीज भी करिए। हाँ जी अंकिता, ठीक लिखा है आपने। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है ये। तो आप लोग अगर फैट कंज्यूम कर रहे हो तो उसको खत्म करो। मतलब ये कि ये नहीं कि आपने खा रहे हो पड़ा है, वो क्या होता है आपके स्किन के नीचे जमा होने लग जाता है। स्किन के नीचे वाले फैट को बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। इसके बाद ये लिवर के ऊपर जमा होने लगता है, पीला पीला, फिर ये किडनी के ऊपर भी चला जाता है, फिर ये बॉडी के आसपास, पेट के आसपास जमा होने लग जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करे, कहां जाएगा ये, इसको फेंकना कैसे। तो इसीलिए अगर आप फैट्स वाली चीजें खाते हो तो मेक श्योर कि आपकी बॉडी उसे रिलीज भी कर रही है। आप साइकिल चलाते हो या जिम जाते हो या सुबह सैर करते हो या शाम को योगा करते हो, इस पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना फैट कंज्यूम कर। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर फैट्स को कंट्रोल में ले लो। ठीक है जी, क्योंकि बॉडी के अलग अलग जगहों में जाके आने वाले टाइम पे हम पे सड़ना शुरू हो जाता है और बॉडी बहुत बुरी तरह से खराब हो जाती है। तो आपकी डाइट आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से होनी चाहिए, आप करते क्या हो उस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे आप अब स्टूडेंट्स हो तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के लिए आयरन बहुत जरूरी है। ठीक है ना, विटामिन बहुत जरूरी है क्योंकि आपने दिमाग का काम करना है। आयरन बॉडी में ज्यादा जाएगा, मेमोरी, इतना सब कुछ, इतने इतने सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसको याद कैसे रखना है। ठीक है ना, भूल जाते हैं रिवाइज नहीं करो तो। और फिर इतने बुक्स हैं, इतनी रद्दी है, क्या क्या पढ़ूंगा क्या क्या पढ़ूंगा। तो इसीलिए आयरन का बॉडी में कंटेंट होना जरूरी, स्पेशली गर्ल्स के बॉडी में आयरन का जो कंटेंट, क्योंकि इंडिया के वुमेन में आयरन हमेशा कम पाया गया है कई सालों से। इसका रीजन ये है कि इंडियन यहाँ पे जो हिसाब किताब है ना हमारी कंट्री का, वो लेडीज की तरफ ज्यादा केयरफुल नहीं है, मतलब कि उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो ये काम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए फीमेल्स को खुद बड़ा अवेयर होना चाहिए कि उनको पता है कि उनके 5 डेज की मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होनी है। तो इसका मतलब अगर 5 दिन में तो 25 दिन में कितना वो लोग आयरन खा लेंगे। अभी 25 दिन में वो आयरन उतना बना भी नहीं और अगली मेंस्ट्रुएशन फिर आके खड़ी हो गई। तो बॉडी में से आयरन की जबरदस्त कमी अनीमिया जैसे बड़ी मुसीबतों को वेलकम कर देती है। इसीलिए आपने अपनी बॉडी में आयरन का कंटेंट फीमेल्स में स्पेशली वो ज्यादा होना चाहिए फीमेल्स में, क्योंकि इनका ब्लड लॉस होता रहता है। अगर किसी पर्सन का किसी और वजह से ब्लड लॉस हुआ है तो उसे भी आयरन का जो लॉस है उसे मेकअप करने के लिए दोबारा से ज्यादा आयरन कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो ये तीनों बातें आपको क्लियर हुई। तो इसीलिए हम इसीलिए होलोजोइक है, क्योंकि हम होल फूड खाते हैं और वो टूट टूट कर कुछ ना कुछ बन जाता है। ठीक है जी। और आखिरी वाला है आपका कोप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कोप्रोजोइक, अब ये आपके लिए थोड़ा सा अटपटा सा है, क्योंकि कोप्रो का मतलब होता है पॉटी, मगर पॉटी मत लिखना, मैं आपको साइंस का वर्ड दे रही हूं। फीकल मैटर, फीकल मैटर कह लो या फीसिस कह लो। जिन लोगों के दिमाग में चल रहा है एक्सक्रीटा भी तो बोलते हैं, लेकिन वो एक्सक्रीटा भी थोड़ा इज्जत वाला वर्ड नहीं, ये थोड़ा रिस्पेक्टेबल वर्ड है। ठीक है जी, तो फीसिस कह लो या फीकल मैटर कह लो। वो जानवर जो दूसरे जानवरों का फीसिस खाते हैं, फीकल मैटर खाते हैं, वो कोप्रोजोइक होते हैं। आप जानते हो किसी, आप लोग नहीं बोलोगे यार, पीछे वाले बोलो जरा, आप बोलो कुछ। ब्लू स्काई ब्लू, कोई ऐसी चीज बताओ जो दूसरों का फीकल मैटर खा लेते हैं, कौन है वो? नहीं नहीं, खाने वाले प्रॉपर ऑर्गेनिज्म से। रुक जाओ, गेस करो। फ्लाइज, कौन बोला? वेरी गुड, फ्लाइज। पिग्स, पिग्स, गटर में घुस के पिग्स। एक होता कोआला बियर, आपने नाम सुना होगा। कोआला बियर की पता क्या खास बात है? पहली बात तो दूसरों का फीकल मैटर खाता नहीं है। ये जब ये हाइबरनेशन पे चला जाता है ना, तो उस वक्त ना इसको खाने की कमी, तो कई बार ये खुद का ही फीकल मैटर खा लेता है। ठीक है, बच्चे एक क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं जिसका आंसर आज तक मैंने कभी नहीं दिया, कि मैम जब उसने खाया नहीं तो उसको बॉडी मेरी बात समझ में, खुद का भी खा लेता है कभी, मुझे नहीं पता कैसे, कोई रिजर्व होगा वो खा लेता होगा। और इसके अलावा रैबिट्स भी ये काम करते हैं। रैबिट्स भी बड़े गंदे होते हैं। अब अगर आपने रैबिट्स रखे हुए हैं तो मैं आपको पहले बता दूं भाई, सॉरी,
लेकिन आप लोग अच्छा उसको गाजर वाजर खिला रहे हो, उसको साफ सुफ रख रहे हो, लेकिन रैबिट ऐसा है कि वो खुद का फीकल मैटर खा सकता है, लेकिन उसको वो एग्जाम्पल में नहीं आएगा। एग्जाम्पल में फ्लाइज और पिग्स ही है, ठीक है। वो हमें पता है कि कुछ जानवर अगर जरूरत पड़े तो, अब वो बेयर ग्रिल्स तो देखते ही हो आप लोग, उसने तो शायद किसी की भी नहीं छोड़ी, कैमल का भी खा रहा था उस दिन। नहीं सच है, देखते हो आप लोग, मैन वर्सेस वाइल्ड, अब तो शायद बंद ही हो गया, क्या आ रहा है आजकल, आ रहा है वो जिंदा है अभी तक इतना कुछ खा के, चलो जो भी है। तो वो एनिमल्स का जो कुछ भी खा रहा है, हमारी बॉडी उसको रोज इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। यूजुअली बच्चे पूछते हैं कि मैम वो कैसे जी रहा है, ठीक है ना, जरा सा कीटाणु बॉडी में जाए बंदे की डेथ हो जाती है, कॉलरा से, डिसेंट्री से, लेकिन वो इसीलिए जिंदा है क्योंकि उसको लगातार अपनी बॉडी का क्या बोलते हैं ना, स्कैनिंग करवाना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड होते हैं कि उसने क्या क्या खा लिया है, क्या क्या निकालना है, और पैसा कमाने के लिए खा तो लिया, बाद में उसको उसको इरेडिकेट भी करना होता है बॉडी में से। किसी ने कुछ पूछना है? हाँ जी, कह सकते हो, कह सकते हो, कह सकते हो, बीटल उसी में आ गए, फ्लाइज कैटेगरी में, इंसेक्ट कैटेगरी में बहुत सारे आ गए, क्योंकि मक्खियां जो आपके घर में घुसी होती हैं वो मक्खी अलग, एक आपने बड़ी मक्खी देखी होगी, इसको बोलते हैं गोबर वाली मक्खी, है ना, और वो घर में घुस जाए और बैठे आपके सिबलिंग पे, तो आप कहते हो हाँ आज सही जगह पे बैठी है कि नहीं। तो ये वही मक्खी है जो कहीं से भी आ जाती है, गंदमंद से, घोड़े वगैरह की भी लीद पे बैठी होती है यूजुअली। तो आपको मैं बता दूं कि ये भी इंसेक्ट कैटेगरी में सारी है, बीटल बीटल सारी है, ठीक है जी, क्लियर है सभी को। तो ये हो गया कोप्रोजोइक, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स फीकल मैटर। क्या लिखा है? दिव्यदीप, दिव्यदीप आप भी यही हो, क्या बात है, क्या रिटायर होना है क्या यहाँ पे? वो अलग ही लेवल का बंदा है। कौन कौन किसको लिखा भाई तुमने ये है? अच्छा बेयर ग्रिल्स को लिखा है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा क्लियर है सभी को। मैं अपनी शक्ल यहाँ पे करके दिखा दूं, मैं बंदी हूं। अच्छा चलो जी, हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं, हो गया कोप्रोजिक। अब हम चलते हैं ह्यूमन की तरफ, अब क्योंकि मेन न्यूट्रिशन चैप्टर ह्यूमन बीइंग का है, शुरू के इंट्रोडक्शन में हम 4 किस्म के न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन की तरफ, क्योंकि अब मैं दूसरे टीचर्स की तरह नहीं कि धीरे 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 लगी होगी डायग्राम बनाने, वो वाले काम की जरूरत नहीं है। पूरा ह्यूमन बीइंग का एलिमेंट्री कनाल आप लोगों ने अपने बुक्स में 5th 6th में ही देख लिया था, है ना, जब नया नया साइंस के एक ईवीएस की बुक से आप सडनली साइंस पे स्विच हुए, और फिर वहां पे डिजेस्टिव सिस्टम बना हुआ था और आप छोटे थे, और फिर आपने देखा ये देखो इसका ये नस बना हुआ है, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, ये देख कैसा कैसा डायग्राम है ना, बच्चे छोटे छोटे ऐसे ही करते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं, कईयों ने वहां पे फ्लावर बनाया होता है, आप बिलीव नहीं करोगे इतने छोटे, ये दिस इज द बिगेस्ट रीजन आई डोंट टीच किड्स। मैं छोटे बच्चों को नहीं, अपने बच्चे मैंने पढ़ा लिए जैसे तैसे, बट बहुत मुश्किल है छोटे बच्चों को पढ़ाना, इनके इतना फनी हिसाब किताब होता है। जब चंडीगढ़ शिफ्ट हुई मैं, तो यहाँ पे भी वहां से टीचर बन के यहाँ पे भी टीचर ही बनी, तो यहाँ पे जो मैंने देखा कोचिंग में अपने ही, वहां पे बच्चे बैठे हुए थे, तो यहाँ पे ना बड़ा अलग ही नॉर्थ में मैंने देखा ट्रेंड। जैसे हमारे स्कूल में हम लोगों को जब डांट पड़ती थी तो मैम बोलते थे कि नाउ इफ यू टॉक, बॉयज को बोलते थे, नाउ इफ यू टॉक आई विल मेक यू सिट विद गर्ल्स। तो बच्चा सॉरी मैम, आई एम नॉट टॉकिंग मैम, प्लीज मैम लास्ट चांस मैम, प्लीज लास्ट चांस, आई विल नॉट सिट विद गर्ल्स मैम। तो मैंने सोचा मैं न्यू टीचर बनी, मैं भी यही नुस्खा आजमाऊंगी। मैं इधर नॉर्थ में चंडीगढ़ में आके मैंने ऐसे बोला, मैं कहा हेलो नाउ इफ यू टॉक आई विल मेक यू सिट विद गर्ल्स। तो पंजाबी समझ मैं मुकरूंगे तो नहीं मैम तुझे, तो मेरे को भाई कैसे कैसे लोग हैं ये, इनको पनिशमेंट भी नहीं लग रहा है, ये वाला हाल है। फिर मैं बहुत अलर्ट हो गई, मैं कहा यहाँ ध्यान से पढ़ाना, मैंने ऐसे बोल रहा है बदतमीज, मैं कहा मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोलूं अब, वो बड़ा, मैं तो एम्बेरस हो गई, बहुत मुश्किल हो गया पढ़ाना बच्चों को। फिर एक इनकी प्रोनाउंसिएशन को लेकर, यहाँ पे टीचर्स की प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है, बच्चे अच्छे हैं यहाँ पे नॉर्थ में, टीचर्स कुछ ऐसे हैं जो, वैसे मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन गलती फिर हमारी भी कुछ नहीं ना, हम क्या करें, जो हमें सुनेगा हम तो वही समझेंगे। अब एक बच्चा अंदर आके बोलता है कि मैम मैं हैव अ सीट, यस यू कैन हैव अ सीट, नो मैम सीट, अब वो शीट मांग रहा है, तो समझ कैसे आएगा, जो है वही बोलो। अब मुसीबत तो तब आई जब हमें पढ़ाने वाले एक फिजिक्स के टीचर को एक प्रॉब्लम थी साउंड प्रोनाउंसिएशन में, तो वो क्या करते थे कि जहां पर भी वो वाला साउंड है वहां पर वो ब बोल देते थे, जैसे वेरी नाइस, वेरी गुड विवेक, ऐसे करते थे वो। तो हमें आदत हो गई थोड़ा धीरे धीरे, वो फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर ऐसे पढ़ेगा तो फिर वो इसको कैसे पढ़ेगा भैया।
ठीक है। फिर जैसे ही सर ने कहा टुडे वी विल स्टडी बेब्स, तो सारे एक दूसरे को देख रहे यार क्या बोला सर ने। और आप बिलीव नहीं करोगे, लड़के हंस रहे हैं और जो लड़कियां ऐसे डिस्गस्टिंग मैन ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और सर के फिर सर को पता चल गया कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं। सर कहते नो नॉट दिस बेब्स, दिस बेब्स। आप बिलीव करोगे प्रोनाउंसिएशन का इतना झंझट है यहाँ पे, और ये सारी चीजें लाइफ में मैंने देखी होते हुए। फिर मैंने कहा भाई बड़े ध्यान से पढ़ाना है बच्चों को। वहां से आई तो यहाँ पे एक्सेंट, पंजाबी एक्सेंट बहुत, सॉरी मराठी एक्सेंट वहां का जैसे चलता है आज अपन तुम्हें कोई ये पढ़ाएगा ये वो वाला ज्यादा चल रहा था। तो मुझे तो पता नहीं था, मेरे हस्बैंड ने तो झेल लिया मुझे कैसे तैसे। तो क्लास में मैं पढ़ाने लगी तो बच्चों को बड़ा अजीब लगा, ये मैम टपोरी सी क्यों लग रही है, ऐसे क्यों बोल रही है गुंडे टाइप ये वो। तो मुझे उन्होंने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया कि जो मैम है ना, मतलब मेरे हस्बैंड को कंप्लेंट कर रहे हैं, जो मैम आगे पढ़ाते हैं ये इनकी लैंग्वेज देखो कैसी है, इतनी रूड है ये वो, ठीक से हिंदी भी नहीं बोल रहे। तो मैंने ज्यादा इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं कहा इसमें छुप जाएगा कि मुझे हिंदी नहीं आती। फिर उसके बाद वो कहता है ये तो बहुत इंग्लिश पढ़ा है, कोई तरीका थोड़ी होता है, यहाँ सबको थोड़ी इंग्लिश आती है, ऐसे फुकरी मार रहे हैं ये वो भी उसमें भी कंप्लेंट हो गई। फिर मैंने सोचा अब मैं हिंदी पढ़ाऊंगी ठीक से, कैसे, इनसे सुनकर कि बच्चों से सुनो कि क्या कैसे बोलते हैं। तो यहाँ के बच्चे ना अपनी खुद की बड़ी इज्जत करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ के बच्चे बोलेंगे कि मैम हम वॉशरूम जाए, अब वो अपने आप को हम बोल रहा है। मैं कहा हाँ जी किसने किसने जाना है, तो कहता है मैम हमने। मैं कहा तू किसी रियासत का राजा है, मैं कहा मैं नहीं बोल सकता कि मैंने जाना है। तो यहाँ पर ये मुझे समझ में आ गया हम बहुत चलता है। हम मैम हमारे यहाँ ऐसे, मैम हम ऐसे, हम मैम कल हम नहीं आएंगे। तो मैंने कहा कौन नहीं आएगा, मैं अकेला नहीं आऊंगा। तो ये भी मुझे समझ में आ गया। फिर वहां पे आपके मुंबई में चलता है शक्कर, और यहाँ चलती है शुगर को चीनी, ठीक है जी। और यहाँ पे जब मैं शिफ्ट हुई तो मैं जाके राशन की दुकान में मैं उनको पूछ रही हूँ, अगर भैया 2 किलो शक्कर दे दो। तो उसने गुड़ का पाउडर मत्थे मारा मेरे। मैं घर जाके देखे मैं ये क्या दिया इसने। तो मैं कहा भैया वो शक्कर दे मांगा था, क्या दिया। वो भैया को डांट रहा है, क्या दिया तूने मैडम को। तो मैंने कहा देखो क्या दिया है, देखो। कहते इन्होंने शक्कर बोला वही तो दिया है। तो मैंने कहा ये यहाँ, मैं कहा जो चाय में डालते हो उसको क्या बोलते हो यहाँ पे। तो कहता है अच्छा चीनी बोलते हैं। मैं कहते चीनी, मैं कहा चीनी वही दे दो। आप बिलीव करो, आप यहाँ से मुंबई जाओ ना, वहां पे जाके आप चीनी बोलोगे, वो दुकान वाला आपसे पूछता है आप नॉर्थ से दिल्ली से आए हो, तो ऐसे पूछते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि चीनी वाले इधर है, शक्कर वाले उधर है। तो ये थोड़ा फर्क है। तो मैं अभी जितनी हिंदी मेरी निकल रही है सारी बड़ी मेरी लर्नड हिंदी है 20 सालों की, और जितनी पंजाबी निकलेगी वो मेरे हस्बैंड के साथ लड़ के सीख ली मैंने। क्योंकि जब झगड़ा होना मैंने मराठी में बोलना, उन्होंने पंजाबी में बोलना, और फिर काम खत्म। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सिस्टम पे चलते हैं, अपने ह्यूमन सिस्टम पे। पूरा सिस्टम तो मैं ड्रॉ नहीं करूंगी, क्योंकि जितना जितना हम पढ़ते जाएंगे उतना उतना हम ड्रॉ होते जाएंगे। पूरे सिस्टम पे हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले फ्रंट सिस्टम पे आ जाओ। आप लोगों का बक्कल कैविटी, माउथ और इसोफेगस वाला एरिया, जिसमें सबसे पहले ये आपका बक्कल कैविटी आ गया, नोज वाला रास्ता जो पीछे फेरिंग्स के पास खुलता है ऐसे, ठीक है। ये आपका ट्रेकिया जो जाता है आपके सांस की तरफ, ठीक है, दैट इज लंग्स की तरफ, सांस की तरफ, सांस, ठीक है जी, लंग्स की तरफ। और अगला जाता है आपका इसोफेगस, दैट इज द फूड पाइप की तरफ। तो ये जो चौक आप देख रहे हो, इस चौक को, 4 रास्ते को फेरिंग्स बोलते हैं। ये राजी फेरिंग्स, ठीक है जी। ये फेरिंग्स वो रास्ता है जो नाक वाला रास्ता भी पीछे खुलेगा। पेपरमिंट खाते हो तो आपने देखा आपके गले में ठंडा ठंडा लगता है, ऐसे करो तो वो आपका पोलो खाते हो तो भी लगता है। अब और कुछ होगा आपके जनरेशन में तो मुझे पता नहीं, उन तो पोलो बोलो, ठंडा वंडा, पेपरमिंट, हमें तो यही पता है, ठीक है जी। तो जब आपके गले में ठंडा ठंडा लगता है वो इसीलिए क्योंकि पेपरमिंट जब आप नोज से सांस लेते हो तो उसी फेरिंग्स में जाके ठंडी हवा बचती है, ठीक है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आपकी बॉडी में कोई भी चीज अगर जाती है तो वो 37 पे डिजेस्ट होती है, और अंदर जाने वाली जो सांस है, बाहर ठंडक है, जैसे बाहर ये 24 डिग्री है तो इसका मतलब कमरे का टेम्परेचर 24 है, बॉडी का टेम्परेचर 37 है। ये वाली जो हवा जब आपकी नोज में जाती है सीधे आपके लंग्स में नहीं पहुंचती। जब जैसे वो इस रास्ते में आती है तो यहाँ पर नेजल बोन से टकराएगी, पहले टकराते टकराते नॉस्ट्रिल में, और यहां तक पहुंचते पहुंचते वो 37 डिग्री वार्म हो जाती है। यही रीजन है कि आप जो अब अंदर से सांस छोड़ रहे हो वो भी 37 डिग्री में ही, मतलब उतनी ही गर्म वो सांस आती है, ठीक है जी। और वो सांस चाहे अपने कहीं से भी छोड़िए वो 37 डिग्री की होगी। समझ आ गई सभी को? आगे कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना तुम्हें, कैसे बच्चे हो तुम? अरे पूछ लो कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर मक्खी ने पोटी खानी है तो वो मक्खी का खाना है,
बट वो हमारा नहीं है। हेपेटाइटिस फीकल मैटर, ये जो आपने बताया फीकल मैटर से, वो तब हो जाता है यूजुअली पोलियो, हेपेटाइटिस नहीं पोलियो, हेपेटाइटिस होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से, वो इससे नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे छोटे बच्चे आपने देखा होगा, उनके ना हाथ वगैरह बड़ा ध्यान रखना होता है मदर्स को। छोटे बच्चे अगर कई बार क्या तो खेलते खेलते ना वो अपनी ही पॉटी में या यूरिन में ना हाथ वाथ मार लेते, फिर वही हाथ को अपने मुंह के पास ले आते हैं। यही रीजन है कि पोलियो 0 से लेके 5 साल तक के बच्चों के बीच में ये पोलियो ड्रॉप्स वाले आते हैं। इतने छोटों को क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में जब खुद का फीकल मैटर जाता है तो वो इनके लिम्ब, दैट इज लोअर लेग मसल्स पर अपना असर करता है और पोलियो माइलिटिस वायरस बॉडी में एंट्री मार लेता है और पोलियो हो जाता है। तो हेपेटाइटिस बी फीकल मैटर से नहीं होता, हेपेटाइटिस बी जॉन्डिस है, वो होता है गंदे पानी से, और वो फीकल मैटर नहीं है, वो हेपेटाइटिस बी वायरस है गंदे पानी में। हेपेटाइटिस ए फीकल मैटर से होता है, बी नहीं। हेपेटाइटिस ए यूजुअली जो होता है, ये यूजुअली काउ डंग वगैरह या कोई यूजुअली एनिमल डंग, एनिमल वेस्ट, आपके घर में जितने भी जानवर रहते हैं उनका एक सेक्शन अलग बनाओ। जितने भी यहाँ पे डॉग लवर, कैट लवर, कुत्ता बिल्ली लवर हैं, वो पहले सुन लो, अपने बिस्तरों में मत बाड़ो उन्हें। अगर आपको इतना ही प्यार है तो आप उसकी बोरी में पड़ जाओ, जहां उसके लिए आपने बोरी बिछा रखी है वहां पै जाओ तुसी जाके, ठीक है ना, उसके कैनल में घुस जाओ, लेकिन उसको बिस्तरों में डाल डाल के दूसरों के लिए मुसीबत मत क्रिएट करो कि ये बड़ा क्यूट है, ये मेरे साथ ही सोता है। ये वाला जो नॉनसेंस है ना, ये बंद करो। बीमारियां दुनिया भर की फैली हुई हैं, तुम लोगों की इम्यूनिटी भी नहीं बची। मैं आपको बताऊं, जिस जनरेशन में आप लोग हो, ठीक है ना, ये इम्यूनिटी है नहीं, ना तुम्हें अच्छी हवा मिली, ना तुम्हें अच्छा खाना मिल रहा है, ना तुम्हें अच्छी नींद मिल रही है। आप लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम है, हमारे लिए तो था, जो हम लोग अपने आप को समझते हैं हम बड़े बेचारे हैं, लेकिन आज की जनरेशन को तो वही मैं सल्यूट करती हूँ। इतना डिस्ट्रैक्शन है इन लोगों को, इतनी टेंशन है, इतनी कंपटीशन, हमसे तो ज्यादा ही है, ठीक है ना। हम लोग अपने 60-65% लेके खुश हो जाते थे, लेकिन अब 97-98 लेके भी गर्ल जो है वो रो रही है, कमरे में बंद पड़ी है कि मेरे तो 99.5 आए हैं। वो वाला हाल हुआ पड़ा है अब तो। और वो नाराज है। मैं जब ये नीट का पेपर होता है और जब ये बायोलॉजी का पेपर खत्म होता है, तो जो लड़के होते हैं ना, वो आएंगे चॉकलेट के डब्बे वब्बे लेके, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। और जिनकी मैं वेट करूंगी कि भाई तुम्हारा तो हमने रिजल्ट छापना है, इंस्टा पर डलेगा, यहाँ डलेगा, तो मैं नहीं आ सकती, मेरे 98 है, मेरे पापा बहुत नाराज है। मैंने कहा यहाँ से तो मुझे काजू कतली आनी चाहिए थी, ये तो रो रही है। तो इतना बुरा हाल है। प्लीज अपने आप पर भरोसा रखो और पॉजिटिव अप्रोच रखा करो, ठीक है। और कंपटीशन का टाइम है, सच है, आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, बार बार बता रही, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो सिर्फ रिवीजन मांगता है। और आप लोगों का दिमाग इतना स्मार्ट है, कितना चालू दिमाग है आपका, है कि नहीं? मानते ना आप कितने चालू हो? कहोगे मैम वर्ड तो अच्छा यूज कर लो, ब्रिलियंट बोल दो, इंटेलिजेंट बोल दो, चालू इसलिए बोल रही है आपको, दिस इज द राइट वर्ड। आप लोग किसी भी सिचुएशन में से कितनी क्विकली निकलते हो और दूसरे को निकाल भी देते हो, ठीक है ना। ये चीज है। कभी आपका फोन पकड़ा जाए, फिर देखो कितने चालू हो आप, क्या बोलते हो, क्या। और वो भी घर में जो बेचारे मासूम से मम्मी पापा, उनको तो पता तो चलता नहीं कुछ। ये मेरे तो है ही नहीं चैटिंग, AI है, लो मैं दिखाता हूँ आपको, डिलीट कर दिया, चेक कर लो, कुछ भी नहीं है ऐसी। चालू दिमाग वाले, तुम लोग की मेमोरी भी बहुत है। कोई भी चीज जब ये आ जाता है, कुछ तुम्हारी ये एप्स में कुछ नहीं नया आ जाता है, कुछ अभी क्या आया था स्नैपचैट में, पता नहीं किसमें, पता नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है इनमें से। तो वो कुछ आ जाता है तो आप लोग कितनी जल्दी ऐसे चैटिंग, आपके चैटिंग स्पीड देखिए कितनी जबरदस्त है। अब तो वो भी खत्म हो गया, चैट जीपीटी ने वो भी काम खत्म कर दिया, इतनी तगड़ी इंग्लिश में चैटिंग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजों ने आपको इतना मेंटली स्मार्ट किया, इसलिए मेमोराइजिंग आपके लिए बड़ी बात नहीं है। आपने सिर्फ इतना करना है, मेरे अगले लेक्चर से पहले इसको रीड करके आना है, रट के नहीं आना है, रीड करके आना है। मुझे पता है आपको लर्न है सब, ठीक है। यहां ध्यान से सुन रहे हो तो रिविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पेज को क्या दुश्मनी है, क्या हुआ है? बस ये मुझे पता है, मैं ये सिस्टम जो पिछली बार भी बहुत तंग कर रहा था। कहाँ गया मेरा एलिमेंट्री कनाल? सेकंड पे कैसे पहुंच गया हो? चलो ठीक है जी। फायरिंग समझ में आया सभी को? बेटा ये नोज वाला रास्ता, इसे नोस्ट्रल बोलते हैं। आप कहोगे जब मैम हम पढ़ ही डाइजेस्टिव सिस्टम है तो नोज का क्या रूल है, अभी बताती हूँ आपको। इसे बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी ये वो जगह जिसमें खाने को आप चबाते हो, बक्कल कैविटी। ये आपके लिप हैं, और ये देखना, ये जो लिप्स और ये दांत की बीच की जगह, लिप्स और दांत के बीच के स्पेस को ओरल कैविटी बोलते हैं, और उसके पीछे वाले को बकल कैविटी बोलते हैं। तो जो खाना है वो ओरल कैविटी को क्रॉस करके
बकल कैविटी में जाता है, वहां सलाइवा के साथ मिक्स होता है और अच्छी तरह से उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। अब जरा ध्यान से सुनना, इतने एरिया में क्या क्या होता है उसको ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले फूड आपके मुंह के अंदर एंटर कर जाएगा, ये रहा फूड। इसको आप अपने टीथ के मदद से चबाओगे। चबाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे भूल गया, याद है आपको, है च्यूइंग बोलते हैं ना सभी बच्चे। तो हम क्या बोलेंगे, लास्ट ईयर वालों को याद है, खुशी हुई मुझे सुन के, है भाई, इसे कहते हैं मैस्टिकेशन। तो दुनिया को करना है तो च्यूइंग, मेरे वाले स्टूडेंट्स मैस्टिकेशन करते हैं, मैस्टिकेशन। ठीक है जी। तो आज जब आप घर जाके खाना खाओगे तो आपने च्यू नहीं करना है, आपने मैस्टिकेट करना है। ठीक है जी। तो मैस्टिकेशन करने के टाइम पे उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। वॉइस नहीं आ रही है अरुण बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही? मोनिका, जितना मैं चिल्ला रही हूं मुझे तो आपके घर तक आ रही होगी। हाँ जी, हाँ जी, एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? ठीक है जी, अरुण आप चेक करो अपने तरफ से। हाँ जी, आगे बात करते हैं। ये आ गया आपका मैस्टिकेशन के लिए टीथ। हाँ जी, मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन। ठीक है जी। तो मैस्टिकेट करना चबाने को कहते हैं। अब एक बार फूड मैस्टिकेट हो गया तो सलाइवा हो गया जी उसमें मिक्स। ये जो खाना मुंह के अंदर है इसका नाम यहां पर चेंज हो जाएगा और इसका नाम हम रख देंगे बोलस। बोलस ये खाने का नाम है, खाने का नाम हर जगह चेंज होगा, ठीक है ना। वरना आप ये थोड़ा हम खाना खाते हैं और हम खाना निकालते हैं, ये तो नहीं बोल सकते ना। तो जैसे ही आप खाना खाते हो तो अब यहां पर उसका नाम बोलस है। खाने को चबाया जाएगा, सलाइवा मिक्स होगा। अब आज को जी सलाइवा, बिल्कुल धीरे चलूंगी ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। ठीक है जी। सलाइवा पे सलाइवा मिक्स हो रहा है, 2-3 काम है इसके। नंबर 1, सलाइवा का काम है कुछ भी करके आपके खाए हुए खाने को सॉफ्टन कर देना ताकि वो इजीली स्लिप हो जाए। ठीक है जी। सलाइवा में एक एंजाइम है। अब डाइजेशन इन माउथ चल रहा है, खबरदार किसी बच्चे ने ये बोला कि माउथ में कुछ भी डिजेस्ट नहीं होता, होता है। माउथ में आपने जितना खाना, ये जो आपके सामने थाली है, ये जो आपने अभी दाल में लगा के आपने खाया, साथ में क्यूकम्बर खाया, ये इस वक्त जो आपके मुंह में लपेटा जा रहा है, इसमें सिर्फ एक चीज ऐसी है जो हजम हो रही है, सिर्फ एक। और वो कौन है? वो है स्टार्च। जब तक आपके मुंह में आपका खाना यहां वहां घूम रहा है, स्टार्च डिजेस्ट होकर माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, MALTOSE, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। माल्टोज एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट ही है। सारे शब्द जो ओज से खत्म होंगे वो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। सारे शब्द जो एज से खत्म होंगे वो एंजाइम है। ठीक है जी। अब आपके मुंह में स्टार्च, मैं बताती हूँ कैसे। जैसे कि स्टार्च, समझो आप रोटी खा रहे हो, अब रोटी में स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, अभी बताया था। तो वो जो स्टार्च है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है। तो जब आप उसे चबा रहे हो तो स्टार्च जो है वो मुंह के अंदर थोड़ा, जितनी देर तक वो बुर्की मुंह में है आपके, उतनी देर तक वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माल्टोज में। अब ये कितना होगा? सारा सारा नहीं, ये सिर्फ, ये देखो क्या हो रहा है आज फिर, ये सिर्फ 30% डिजेस्ट होगा। ये बाकी क्लासेस में भी हो रहा है। अच्छा, आज तो पहली क्लास मेरी है शायद, है ना। ये देखो आपको, ये बच्चे तो कह रहे पहली क्लास आज मेरी है। मेरे से पहले 2 लग चुकी है, उसमें भी ये काम हो रहा था। भाई देखो, मैं ज्यादा टेक्स हैवी नहीं हूं, मैं तो अटकी रहूंगी एक जगह जगह पे। कहां पर थे हम? या 2/6 बिल्कुल उसके बीच में जहाँ ब्लू कलर है, ब्लू क्या ये इसके ऊपर यहां थे हम? अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो भूल ही गई बता क्या रही थी। हाँ, जितना आपने खाना खाया है मुंह में जितनी देर तक वो है, तो ये सारा नहीं हजम होगा, ये सिर्फ 30% डिजेस्ट होगा मुंह के अंदर, बस। ओनली स्टार्च इनटू माल्टोज 30%, बाकी 70% पेट में। अब मुंह में थोड़ी खाना रख के बैठे रहोगे आप। तो जितनी देर तक आपने यहाँ 1-2 मिनट जो आपने चबाया, उतनी देर में 30% स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सारा पेट। आगे अगली बुर्की आ जाती है फिर, चलो आगे। ठीक है जी। तो ओनली 30%, ये भी सब एक एक लाइन, एक एक MCQ है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टार्च इज डिजेस्टेड इन द माउथ? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज डिजेस्टेड इन द माउथ? कौन से वाला? फैट,
कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, तो याद रखना स्टार्च कार्बोहाइड्रेट में आता है। अगर डायरेक्ट स्टार्च नहीं बोला तो कार्बोहाइड्रेट लिखा होगा, आप उसी को टिक कर देना। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? कोई सवाल है? आगे बढ़े। ठीक है जी। तो सलाइवा का काम एक तो लुब्रिकेशन हो गया, ताकि फूड जो है वो गीला हो सके, उसमें अच्छी तरह सलाइवा मिक्स हो जाए। वैसे कहा जाता है कि आपको कम से कम 28 बार चबाना चाहिए जो आपने खाया है, जो कि इम्पॉसिबल ही है। अब चावल को कैसे चबाओगे 28 बार आप? और दूसरी चीज ये है कि जो बहुत ज्यादा टफ फूड होता है उसे 28 तो नहीं, लेकिन अच्छी तरह तो चबाओ, 15 से 20 बार तो होना ही चाहिए, या 12 से 15 बार, ताकि उसमें सलाइवा मिक्स हो जाए। ठीक है जी, जितना आप बेटर चबाओगे आपको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो खाने को च्यू करना जरूरी है। अनच्यूड फूड और निगला हुआ खाना जो है वो आगे जाके कॉन्स्टिपेशन करेगा। वो क्या करेगा वो आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इधर तक समझो। ये क्या है, देखो फिर से हो गया। हाँ जी, ठीक है जी, आगे बढ़े अब। मुझसे तो नहीं हो रहा ना, मेरे हाथ से तो नहीं हो रहा कहीं? अब जो ये एरिया ध्यान से देखना, इसको मैं अगले पेज पे ड्रॉ करना पसंद करूंगी। ये वाला एरिया, ये देखना जरा, ये आ गया आपका माउथ वाला एरिया, ये आ गया आपका ट्रेकिया ऑब्वियसली, ठीक है जी, और ये आ गया आपका इसोफेगस। अब खाने ने जाना यहां, द फूड पाइप, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं। ठीक है जी, फूड ने यहां जाना एक्चुअली, और ये है ट्रेकिया, जहां नहीं जाना, जहां नहीं जाना। ये बकल कैविटी है, और ये आपका नेजल एरिया, यहां से सांस आ रही है, सांस यहां जाती है लंग्स में, यहां से ऐसे। तो खाने ने इस पूरे एरिया को क्रॉस करके यहां पहुंचना है, बोलस ने। तो ऐसा क्या इंतजाम है नेचर ने या भगवान ने कर रखा है जिससे हम लोगों को प्रोटेक्शन है? जैसे कि ये जो नेजल एरिया आप देख रहे हो ना, या नेजल एरिया में एक चीज लटक रही है ऐसे, इसे कहते हैं यूवुला, यूवुला। और ये जब अपना मुंह शीशे के सामने खोलो तो आपको लटकता हुआ नजर आता है। ठीक कहा मैंने? मुंह के अंदर लटक नहीं रहा कुछ, गले में खराश, ये और कार्टून सा दिखाते हैं, इस पे खराश लटक रहा होता है ना? तो ये यूवुला है। ये करता क्या है? इसका काम है जब खाना इस एरिया को क्रॉस करेगा तो सांस रोकनी है। ठीक है, तो यूवुला का काम है ऊपर वाले नोज का जो सेकंड पार्ट है, ओपनिंग है, उसको क्लॉग कर देना, बंद कर देना, ताकि खाना उस डायरेक्शन में ना चला जाए। ठीक है जी। और ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये ट्रेकिया की ओपनिंग है। ये आपके विंड पाइप, जिसको आप लोग विंड पाइप के नाम से जानते हो, उसकी ओपनिंग है। ठीक है जी। और ये ओपनिंग को हमने नाम दिया है, ये ओपनिंग को हमने नाम दिया है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस। और इस ओपनिंग के ऊपर ये जो ग्रीन कलर से मैंने दरवाजा बनाया है, ये देखो, ये फ्लैप है ऐसे ऐसे गटर के ढक्कन की तरह, इस को कहते हैं हम एपीग्लॉटिस। तो एपीग्लॉटिस, एपी मतलब ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर एपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर एपीग्लॉटिस। तो ये जो एपीग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस को बंद करता है। जब यहां से फूड गुजरेगा कि अरे नहीं 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 नहीं, यहां को ना फेंक देना कहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जब बोलस ने इसोफेगस में पहुंचना है और आपने फूड को निगलना है, निगलने को क्या कहते हैं? चांटाना खा लेना, मैस्टिकेशन। निगलने को, हाँ जी, इसके लिए क्या वर्ड बताया था वो नहीं याद नहीं आपको? 3 वर्ड्स बताए थे मैंने, निगलने के लिए, वॉमिटिंग के लिए, चबाने के लिए। मैस्टिकेशन याद है आपको? नहीं, इंजेस्टिंग तो ये हो गया। हाँ जी, मेडिकल वाले भी बोल सकते हैं, मेरे पुराने वाले तो बोल दो, इज्जत रख लो मेरी। पढ़ पढ़ के बता रही, मुक्का मारू तेरे मैं मुक्के। देखा है अभी, अच्छा पुराना खोल के बैठी, मैं तभी कहूं इसको मैस्टिकेशन भी कैसे याद था। अच्छा, डिग्लूटेशन कहते हैं इसे। साल हो गया नहीं, 1 साल पहले मिले थे हम, फेब में आप मिले हो मुझे, नवंबर में स्टार्ट हुआ था, फेब में खत्म हुआ था, सर्दियों में। तुम उस बैच के हो? अच्छा ठीक। अच्छा, तो डिग्लूटेशन, डिग्लूटेशन, डिग्लूटेशन निगलने को कहते हैं। जब आप फूड को निगलते हो ना, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, जब आप फूड को निगलते हो
तो फूड ने कई रास्तों को क्रॉस करके पहुंचना है, क्योंकि सांस भी इसी रास्ते ले रहे हो आप। ठीक है जी, अब देखना जरा होता क्या है। देखो, अब मैं रेड कलर से आपको ये फूड दिखा रही हूं, ये रहा। तो इस फूड ने यहां जाना है, यहां डिग्लूटेशन मतलब सॉलोइंग के लिए, और आप खाना खा रहे हो और चबा रहे हो, सांस चल रही है, सांस भी चल रही, चबा भी रहे हो, सब ठीक है जी। अब जैसे ही फूड ने एंटर करना है इसोफेगस के अंदर, मतलब कि फूड पाइप के अंदर, ठीक उसी टाइम सांस की जितने पैसेज वेज हैं उन्हें बंद होना होगा। चलो भाई, नॉस्ट्रिल बंद होगा। सबसे पहले जो आपका यूवुला है, जो आपका यूवुला है यहां पे लटकता हुआ, वो ऊपर को ऐसे बंद हो जाएगा। हाँ बंदू जी, मैं बंदू, भेजो, चलो रोटी को आगे चलने दो। और जो आपका एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस जो है वो इधर को फ्लैप, इधर को बंद हो जाएगा। जब ये वाली सांस ये ऊपर को चला गया, ये नीचे को चला गया, सांस वाली नली बंद, सारा रास्ता पैसेज वे इज क्लोज्ड। तो जो आपका बोलस है, जब उसे पता है इधर इधर कहीं नहीं जाना, तो ऑटोमेटिकली इसोफेगस में जाके गिरेगा। ये सबसे बड़ा रीजन है कि जब आप खाने को निगलते हो तो आपकी सांस उस 1 सेकंड के लिए बंद हो जाती है। अभी निगल के देख लो, आप ऐसे करो, स्वॉलो करते हुए कभी भी आपकी सांस नहीं चलती, क्योंकि ये 2 चीजें बंद हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी से बातें कर रहे हो, बातें 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 खाते जा रहे हो, बातें कर रहे हो, तो ऐसे केस में ये सारा मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। आपके साथ तो पता नहीं कितनी बार ये होगा छोटे होते, जब आप पानी वानी कुछ पीने लगे हो, किसी ने हंसा दिया और फिर क्या यार नाक से पानी बाहर आ गया, क्यों हंसा रहा है, तू देख रहा है मैं खा रहा हूँ यार, क्या कर रहा है। बचपन से आप लोगों के, जब आप छोटे थे आपके पेरेंट्स बोलते थे बेटा खाना खाते हो बातें नहीं करते, खाना खाते हो बातें नहीं करते, और अब आप बड़े हो गए तो किसी को नहीं पूछते और आप इतनी बातें भी करी जाओगे। इसके 2-3 वजह, एक, खाना खाते हुए बातें करने के टाइम पे आपकी पर्सनैलिटी 0 पे तक चली जाती है, 0 पे। आपको कोई बात करनी है, आप पहले जो चबा रहे हो उसे खत्म करके बोल लो, फिर इतनी इमरजेंसी है तो। लेकिन खाना खाते खाते आप बोलोगे तो ये बहुत ही ज्यादा भद्दा लगता है, एक। ठीक है, दूसरा, और कई आपने ऐसे, अभी आपके दिमाग में कई ऐसे लोग आ गए होंगे जो ऐसा करते हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा करने के टाइम पर खाना अटक जाता है, क्योंकि आप बातें कर रहे हो तो बात करने के लिए आपके वोकल कॉर्ड्स में से हवा पास होनी बहुत जरूरी है। ये हमारे गले में लगी हुई सीटी है, बिल्कुल उसी छोटे से टॉय की तरह रबड़ का, जिसके नीचे सीटी लगी है तो वो पी पी करता रहता है, क्योंकि आप उसको ऐसे दबाते हो, हवा पास होती है, आवाज आती है। तो ये हमारे जो वोकल कॉर्ड्स है, इसमें से एयर पैसेज है, जैसे ही हवा पास होगी आवाज निकलेगी। बात करने के लिए हवा को बाहर को छोड़ना होता है, ठीक है, तब साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब आप हंस रहे हो तो उस टाइम भी सांसें चलती है, वोकल कॉर्ड्स हिलते हैं, ठीक है, उधर से ट्रकिया, यूवुला दोनों हिल पड़ेगा, एपिग्लॉटिस भी हिलेगा। बातें करते करते सांस को बाहर को छोड़ रहे हो, तभी वर्ड्स बन रहे हैं, बातें कर रहे हो, और बातें करते करते खा रहे हो, तो दोनों में से किसी ना किसी जगह फूड जाएगा। नेजल एरिया में आएगा तो आपको एकदम से लगता है यार खाना, इधर से पानी बाहर आ गया, एकदम से आंखों से पानी आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। और अगर ये इतना सा भी कुछ फूड का कण भी अगर चला गया आपके ट्रेकिया में, तो जिस लंग्स के अंदर धूल बर्दाश्त नहीं है, वहां आपने रोटी सिट दी तो बंदा मर जाएगा टेबल पे ही। और ये जिस चीज को आप इतना लाइटली लेते हो ना, ये सच है। खाना खाते खाते बंदा टेबल पे चल बसता है, रोटी खाते खाते चलेगी, रोटी भी नहीं खाती, वो वाला काम हो जाता है। फिर लंगर में वही लगता है जो उन्होंने छोड़ा था, मटर खा रहे थे, मटर चला खिलाओ सबको, फिर अब लंगर में। तो इसीलिए प्लीज बातें मत करा करो खाने के टाइम पे, कम से कम खाने को देखकर खाना चाहिए। पता है आपको, आप ऐसे खाते हो, हा, ये चल रहा होता है आपका, बंद करो ये सब। आपको मालूम है कि ये सब कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपका सारा ध्यान रीलों पे है, सारा ध्यान, फोन तो लिबड़ ही रहा है साथ साथ में, लेकिन साथ साथ में आप ये देखो हमारा ब्रेन वो नहीं कर पा रहा, सिग्नल नहीं दे पा रहा। जब आप ऐसे खाने को देखते हो उसी टाइम एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं पेट में, डिजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, उधर पैनक्रियास अपना काम करता है, इंसुलिन अपना काम स्टार्ट कर देता है, खाना आ गया। सिर्फ देख कर हमारे सेंसरी ऑर्गन्स इस तरह ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करते, खाना आ गया। खाने को देखना, फिर खाना सामने उसको टच करोगे, फिर हमारे ये स्किन के सेंसर्स जो हैं ये ब्रेन को मैसेज देते हैं खाना टच हो गया, बिल्कुल रेडी हो जाते हैं सारे एंजाइम्स प्रॉपरली। और आप क्या कर रहे होते हो, आप पता नहीं क्या कच्चा बादाम देख रहे होते हो, मेरे को तो समझ नहीं आता। उसमें आप लोग उलझे पड़े हो और खाना आपका बुरकी इधर जा रही है, पानी में जा रही है, किधर वो नहीं आपको मालूम। ऐसे नहीं करना चाहिए, छोड़ दो फोन थोड़ी देर के लिए। ये किनको समझा रही हूँ मैं, ये वही जनरेशन है जो टॉयलेट में भी यहाँ टाइले गिनूंगा मैं। अरे ये वाला हाल है तुम्हारा, फोन जेब में डाल के ले जाते हैं बाथरूम में। जो लोग ऐसा करते हैं बिल्कुल मत करो, गलत बात है ये।
पता कितनी प्रॉब्लम होती है? आप अंदर जाके बैठ जाओ तो 5 मिनट का काम नहीं है और 50 मिनट से अंदर बैठे हुए आप। ये गलत है और ये बायोलॉजिकली भी गलत है। बॉडी बोलती हो गया भाई साहब, मालिक हो गया, चलो उठो यहां से, और आप वहीं बैठे रहते। ये गलत है। ये हमारी बॉडी के प्रोसेसेस हमारे ब्रेन से चलते हैं और आप अपने ब्रेन में मोबाइल घुसड़ के चल रहे हो। कोई भी जिंदगी के जो काम है उनको फोन को देखने के अलावा कई ऐसे काम है जो आपने अकेले में करने हैं। आप टॉयलेट, आप नहा रहे हो, चलो उधर तो आपकी मजबूरी है ना, क्योंकि आप पानी गिरेगा फोन पे, ठीक है, नहीं तो टॉयलेट जाते हो तो फोन, खाना खा रहे हो तो फोन, बस में फोन, यहाँ पर तो मैंने डांट रखा है आपको, पकड़े जाओगे करके बैठे हो इधर शरीफ बन के, ठीक है ना। और अगर किसी का फोन बजा तो देखो कोई पनिशमेंट नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ। अगर किसी का फोन का म्यूजिक ऑन हुआ तो आपने कुछ नहीं करना, बस आपने क्या करना है, अपनी सीट पे खड़े हो जाना और वहीं पे डांस करना है जब तक वो म्यूजिक बज रहा है, ठीक है। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेक्चर वैसे ही चलेगा, आपने बस उसी टोन पे नाचने लग जाना है। जैसे टोन खत्म होकर बैठ जाना है, अगर अगले ने रीडायल कर दिया तो डांस कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया फिर आपको मेरी पनिशमेंट मालूम है, फिर फोन मेरे पास आएगा, ठीक है। अच्छा, क्लियर है ये सभी को? फोन किसी का बजना नहीं चाहिए, कल से याद रख लेना, घू भी ना करे। आगे चलते हैं। तो ये क्लियर है सभी को? अगले वाले पेज पे, ये वाला जो, अब कौन से पेज पे भाग गया यार, ये रहा। तो ये क्लियर है सभी को? यहां तक किसी ने कोई सवाल पूछना है? ऑनलाइन वाले मौज कर रहे हैं, इनका कौन सा फोन दिख रहा है मुझे? डिग्लूटिशन के स्पेलिंग रॉन्ग है खुशबू मैम, जो आपने पढ़ाया है रिटर्न फॉर्म में, अभी मैंने बताया था मुकेश सिंह जी कि सारा कुछ आपको रिटर्न और पीडीएफ फॉर्म में आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा बराबर, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये क्लियर हुआ। तो व्हाट इज द रोल ऑफ एपिग्लॉटिस? लो जी, अब आपको आता है। एपिग्लॉटिस क्लोजेस द ग्लॉटिस व्हाइल डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन वर्ड यूजुअली सिविल सर्विसेज के पेपर में ज्यादा नजर नहीं आता, आपको आता है, बढ़िया बात है, हो सकता है वो सोलोइंग लिख दे, कोई बात नहीं, लेकिन डिग्लूटिशन लिख दे तो आप लोग चैंपियंस हो, ठीक है जी। तो सोलोइंग के टाइम पर एपिग्लॉटिस को ढकने वाला, सॉरी, ग्लॉटिस को ढकने वाला एपिग्लॉटिस है और नेजल नॉस्ट्रिल को ढकने वाला यूवुला है, ठीक है जी, यूवुला, ठीक है। ये दोनों का बंद होना जरूरी है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई यू कैन नॉट स्वॉलो एंड ब्रीथ एट द सेम टाइम। आप नहीं कर सकते, ठीक है जी, कोई दुनिया का पर्सन नहीं कर सकता कि निगलने का काम और सांस लेने का काम एक साथ हो जाए, नहीं हो सकता, ठीक है। यहां तक कुछ पूछना है कुछ सवाल? बाकी पूछ लो कुछ। सब समझ आ रहा है? क्या बात है मैम, आप अच्छा पढ़ा, यहाँ लिख देते कई बार, मैम आप ऐसा पढ़ा रहे हो, हमें सब समझ आ रहा है, हमें कुछ डाउट नहीं, बैठे आराम से। वो एक वो शेरो शायरी नहीं थी कि दिल जिद पे अड़ा है बच्चे की तरह, ठीक है, या सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। दिल जिद पे अड़ा है बच्चे की तरह, सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। तुम्हें देख के मुझे याद है, या सब कुछ मुझे समझ आ गया है या कुछ भी नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं पूछ रहा। चलो आगे बढ़ो। तो ईसोफेगस क्लियर है? ईसोफेगस से अब एंट्री करेगा स्टमक में, हाँ ठीक है बेटा। टाइमिंग आप लोगों का 12:15 से 1:30 रखा था, जिसपे मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया। मैं कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगी ऐसे सवा के हिसाब से, मुझे पूरा 1.5 आवर चाहिए। तो टाइमिंग आपका 1:45 तक है, ये बात मालूम थी आपको? तो आपके उसमें 1:30 लिखा हुआ है और किसी ने अपडेट नहीं किया, ठीक है। फिर मैं आज यहीं पे बंद कर देती हूँ, क्योंकि अगली लेक्चर में 1:45 बजे ही छोड़ूंगी, ठीक है ना। ये सवा घंटे वाला हिसाब किताब नहीं है, 1.5 आवर की आपकी प्रॉपर क्लास होगी साइंस की। सर ने कहा था आप पढ़ा लेना, मैं पढ़ा ही लेती हूँ 1.5 घंटा, लेकिन 12:15 पे आप लोगों ने इसलिए स्टार्ट कराई क्योंकि आपको 15 मिनट की ब्रेक चाहिए था, क्योंकि 12 बजे तक कोई पढ़ा रहा था, मुझे चाहिए था वो टाइम। कौन सा सब्जेक्ट है वो? करप्शन, अच्छा करंट अफेयर्स। सुबह सुबह अफेयर्स पढ़ते हो तुम, तो भी करंट साइंस पढ़ो सुबह सुबह, अच्छा चलो बात तो खत्म तो कर दूं फिर बात को। तो ईसोफेगस में देयर इज नो डाइजेशन। तो माउथ में क्या चीज डिजेस्ट होती है? बोर्ड की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देख के बताओ कितना, किस में कन्वर्ट हो गया? ईसोफेगस में डाइजेशन, ईसोफेगस में खाना यहां भर के बैठ, ईसोफेगस में नो डाइजेशन, असली डाइजेशन स्टमक में, ठीक है। माउथ में 30% ओनली स्टार्च। बेटा आपका क्या नाम है? नहीं आप मत बताओ, ये सारे मेरे को जानते हैं सब, सारे पुराने बच्चे आगे बैठे हुए हैं। आप बताएंगे आपका नाम क्या बताया था आपने? अंकुश एक बात बताओ, जो स्टमक है उसमें असली डाइजेशन है, माउथ में फैट्स कितने % डिजेस्ट हो जाता है? वेरी गुड,
फैट्स डिजेस्ट होता ही नहीं है, प्रोटीन्स डिजेस्ट होता ही नहीं है, ठीक है। प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कौन सी चीज एनर्जी देते हैं? फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। याद रहेगा, सारे शब्द ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, सारे शब्द जो ओज से खत्म होंगे वो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। और सारे शब्द जो एज से खत्म होंगे वो एंजाइम है। तो अब मैंने कब बताया आपको कि सलाइवा के अंदर मौजूद एंजाइम का नाम सैलिवरी अमाइलेज है, ठीक है। सैलिवरी अमाइलेज, ये देखो जी, अमाइलेज ये वो एंजाइम है जो आपके मुंह में स्टार्च को 30% माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है आराम से। आपने यही टिक लगाना है आंसर्स में। सैलिवरी अमाइलेज का बहुत पुराना एक नाम है, मुझे डाउट है अगर आपके हाथ में कोई पुरानी बुक लग गई तो उसमें लिखा ना हुआ हो। टायलिन सैलिवरी अमाइलेज का बहुत पुराना नाम है जिसको हटा दिया गया है, लेकिन पुराने बुक्स में होने की वजह से अगर आपके सामने ये वर्ड आए तो घबराना नहीं, ये दोनों सेम है। टायलिन बोलते हैं इसको, पटायलिन नहीं बोलते हैं, नो पटाना, ठीक है। तो यहां तक आज वाइंड अप करते हैं।